अध्याय 31 युद्ध का अंत। टीटी शिक्षक झाओ, क्या आप ठीक हैं? अंततः अपनी लड़ाई समाप्त कर चुके उन दोनों को देखकर दाईमुबाई ने अपने दिल में दबे डर को दबाया और हकलाते हुए शिक्षक झाओ से पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने ऐसा सोचा। इस समय झाओ वूजी सचमुच दयनीय हालत में दिख रहा था। उसका पूरा शरीर धूल से सना हुआ था और खून के कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके बाल घने होकर अफ्रीकी लटों जैसे बन गए थे और उसकी खुली त्वचा असामान्य रूप से लाल चमक रही थी। करीब आने पर भी दाईमुबाई को झाओ वूजी के शरीर से निकलती हुई आश्चर्यजनक गर्मी महसूस हो रही थी, मानो वह किसी बुझी हुई भट्टी के बगल में खड़ा हो। जैसे ही धूल और धुआं छटा, झाओ वूजी अपने घुटनों को पकड़े हुए जोर जोर से हाँफ रहा था और उसकी हथेलियों पर जले हुए घावों से अभी भी खून बह रहा था। उसने ऊपर देखा और लुओ हाओ को टकटकी लगाकर देखा, जो आकाश में मंडरा रहा था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरा और अंत में हवा में ही रुक गया। लुओ हाओ के सुनहरे पंखों से सूर्य की रोशनी में हल्की हल्की चमक निकल रही थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित था। बस उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे। खांसी, शाबाश, सचमुच युवा पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। झाओ वूजी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अपने मुंह के कोने से खून की झाग को पोंछा। उसकी आंखें झिलमिला उठी क्योंकि उसके दिल में असीम उदासी उमड़ रही थी। आज के युवा सचमुच अविश्वसनीय हैं। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल स्पिरिट एल्डर स्तर पर रहते हुए और मेरे स्पिरिट अवतार का उपयोग करते हुए मुझसे इस हद तक मुकाबला करने में सक्षम है। लुओ हाओ धीरे से उतरा। उसके सुनहरे पंख मुड़कर उसके पीछे एक लिबादे की तरह लटक रहे थे। उसने आसपास का जायजा लिया और पाया कि झू झूकिंग और शियाओ वो एक दूसरे का सहारा लिए हुए थे और काफी देर पहले ही निंगरोंगरान के पास आ गए थे। झू झूकिंग के लंबे बाल पसीने से उसकी गर्दन के किनारे चिपक गए थे और निंगरोंगरान ने अपनी 7 रत्नों से सजी चमकदार टाइलों वाली पगोडा पकड़ी हुई थी। उसके हाथ अभी भी हल्की सी कांप रहे थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसकी मनस्थिति शांत नहीं थी। तांगसान, जिसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, किनारे की ओर पीछे हट गया। जब लड़ाई शुरू हुई थी तब लुओ हाओ ने झाओ वूजी को उन सभी पर सीधा हमला करते देखा था, इसलिए उसने निंगरोंगरान को मैदान से बाहर भेज दिया था। और बाद की लड़ाई के दौरान हालांकि ज़ियाओवो और झू झूकिंग अग्रिम पंक्ति के चपलता प्रकार के स्पिरिट मास्टर्स थे, लेकिन अंतिम टकराव से पहले गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के अधीन होने के बाद वे जल्दी ही पीछे हट गए थे। केवल तांगसान ही, जो शुरुआत में मैदान के बीच में खड़ा था और बाद की लड़ाई में उसने केवल अपनी आध्यात्मिक क्षमता के माध्यम से दूर से झाओ वूजी को नियंत्रित किया था, लड़ाई तेज होने पर अपने आत्मविश्वास या शायद अहंकार के कारण हिचकिचाया, जिसके परिणामस्वरूप जब लुओ हाओ और झाओ वूजी टकराए तो वह झटके से उड़ गया। इसके अलावा चून की तांगसान की नीली चांदी की घास को नियंत्रित करने वाली आत्मा क्षमता को झाओ वूजी ने कई बार हिंसक रूप से नष्ट कर दिया था, इसलिए पूरी लड़ाई के बाद वास्तव में तांगसान ही था जो सदमे की लहर में फंस गया था और वही सबसे गंभीर रूप से घायल हुआ था। तांगसान ने अपने बगल की लकड़ी की दीवार का सहारा लिया और अपने शरीर में उमड़ रही आध्यात्मिक शक्ति और रक्त को शांत करने के लिए अपनी रहस्यमयी स्वर कला का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। हालांकि जर्ज और पहले से ही काफी क्षतिग्रस्त लकड़ी का घर उसे संभाल नहीं पाया। तांगसान को लगा कि उसका हाथ खाली हो गया है और फिर अपना संतुलन खोकर वह ढहते हुए लकड़ी के घर के साथ नीचे गिर गया। लिटिल सेन, क्या तुम ठीक हो? लुओ हाओ के पंखों से उठी हवा ने गिरती हुई टाइलों को उड़ा दिया और उसके सुनहरे पंख तांगसान के पास से गुजरे, जिससे भूसे और धूल के बीच एक स्पष्ट चाप बन गया। मूल्यांकन अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, है ना? अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी 9 नाट का उपयोग करते हुए लुओ हाओ ने कुछ सतर्कता के साथ झाओ वूजी को देखा। उसके सुनहरे बालों के सिरे हल्के से तैर रहे थे और सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। झाओ वूजी ने लापरवाही से जो अगरबत्ती जमीन में गाड़ दी थी, वह उसके और लुओ हाओ के बीच कई बार हुई टिक्करों के बाद कहीं उड़ गई होगी। अगर झाओ वूजी अब दुर्भावना से कोई कदम उठाता है तो लुओ हाओ के पास दूसरों को लेकर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि कोई अन्य लोकों में पुनर्जन्म ले तो कथानक को जानने से उसे ईश्वर के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को अधिक सहजता से समझने में मदद मिलेगी, लेकिन डॉलुओ में आप केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये बात पागल न हो जाए और सामान्य रूप से व्यवहार करें। दुगुबो जैसे कुछ सामान्य स्वभाव वाले लोगों के बारे में आप निश्चिंत रह सकते हैं कि अच्छे संबंध बनने के बाद वे आपसे खुलकर बात करेंगे और आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन झाओ वूजी, जिसने पहले स्पिरिट हॉल और फिर स्ट्रेंथ क्लैन को नाराज किया और अंत में यहाँ छिपकर शिक्षा देने के लिए मजबूर हुआ, उससे निपटना आसान नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों तक पढ़ाने से उनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया होगा, लेकिन वह बदलाव छात्रों के प्रति था। अब इतनी भीषण लड़ाई के बाद अगर उनका गुस्सा भड़क उठा तो स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। बेटा, मैं बूढ़ा झाओ हमेशा अपना वादा निभाता आया हूँ। तुम्हारी ताकत के साथ तुम परीक्षा में आसानी से पास हो जाओगे। ऑस्कर, जल्दी इधर आओ। झाओ वूजी ने लुओ हाओ पर एक नजर डाली और अंततः इस मामले को जाने देने का फैसला किया। एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नाराज न करना ही बेहतर था जो केवल एक आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी उससे इतनी जोरदार टक्कर ले सकता था। अब तक उसे केवल मामूली नुकसान हुआ था और लड़ाई अभी भी आकलन और अभ्यास के दायरे में ही थी। अगर वह निर्दयी बना रहा और अगर उसने उसे अभी यहीं हमेशा के लिए नहीं रोका तो भविष्य में उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ सकता है। शिक्षक झाओ, क्या आपने मुझे बुलाया था? ऑस्कर, जो लंबे समय से युद्ध के उतार चढ़ाव से आकर्षित होकर आसपास के क्षेत्र में आ गया था, तुरंत बाहर निकला। उसका दाढ़ी वाला चेहरा चापलूसी और खुशामद से भरा हुआ था और वह झाओ वूजी की ओर दौड़ पड़ा। बकवास कम करो, मुझे 200 सेज दो। हे, शिक्षक झाओ, इसे मेरी ओर से आपके प्रति सम्मान समझे, इस बार मैं आपसे कोई छूट नहीं लूंगा। ऑस्कर ने कामुकता भरी मुस्कान के साथ एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से 2 पीले रंग की आत्मा की अंगूठियां उभर आईं। मेरे पास एक बड़ा सॉसेज है, गुना 2।
जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, युवा लड़कियों निंगरोंग और झू झूकिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और जिस तरह से वे ऑस्कर को देख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ गंदा देख लिया हो। झाओ वूजी ने ऑस्कर को घूरकर देखा और सॉसेज छीनकर अपने मुंह में ठूस लिया। शुरुआत में मामूली बाहरी चोटें, जो वैसे भी गंभीर नहीं थी, तुरंत ही इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि आंखों से देखना भी मुश्किल था। उसने लुओ हाओ को देखा, जो उदासीन भाव से हवा में तैर रहा था, और फिर उसने दाई मुबाई की ओर मुड़कर देखा। मुबाई, जो नए छात्र दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उन्हें अंदर आने देने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी बातों पर हम कल स्कूल शुरू होने पर चर्चा करेंगे। अगर कोई दाखिला नहीं लेना चाहता तो कृपया उनसे कहें कि वे रात भर गांव में ही रुके या सीधे चले जाएं। ये कहकर झाओ वूजी लड़खड़ाते हुए मुड़ा और चला गया। हालांकि दाई मुबाई और अन्य लोग लुओ हाओ की ताकत देखकर हैरान थे, लेकिन उसका अपना दिल और भी बेचैन था। वैसे तो वह हमेशा से कई लोगों से या उच्च स्तर के लोगों से लड़ता आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आज कोई और उस पर पलटवार करेगा, और वो भी 30-40 स्तर के अंतर से। सौभाग्यवश वह आध्यात्मिक गुरु की दुनिया से अलग हो गया था और कई वर्षों से सांसारिक मामलों के प्रति उदासीन था। यदि यह अतीत में हुआ होता तो यह उसे अवसाद से मृत्यु तक पहुंचा देता। छोड़ो भी, शियाओ बाय, पहले हमारे लिए कुछ कमरे बुक करा दो। हम फैसला लेने से पहले इस पर चर्चा करेंगे। लुओ हाओ ने तानसेन का समर्थन करते हुए दाई मुबाई से कहा। युद्ध के बाद सभी ने काफी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग कर लिया था, और यहाँ तक कि निंगरोंग की आध्यात्मिक शक्ति भी लुओ हाओ द्वारा छीन ली गई थी। तो मेरे पीछे आइए, लेकिन अगर हालात अच्छे न हों तो कृपया बुरा मत मानिएगा। दाई मुबाई ने चारों ओर देखा और जब उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसमें उनकी मदद की जरूरत हो, तो उन्हें शर्मिंदा होकर पीछे मुड़ना पड़ा और आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए चलना पड़ा। झू झूकिंग, निंगरोंग और शियाओ वू ने मौन दृष्टि से लुओ हाओ की ओर देखा, और लुओ हाओ कुछ थके हुए तानसान को सहारा देते हुए दाई मुबाई के पीछे पीछे चला गया। चलो चलते हैं और रात भर आराम करते हैं, लिटिल सेंग को अभी भी ठीक होने की जरूरत है। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब वे वास्तव में पहुंचे तो ज़ियाओ वू फिर भी काफी निराश होने से खुद को रोक नहीं पाए। कई जर्जर लकड़ी के मकान एक साथ खड़े थे। दाई मुबाई रुक गया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि ये लकड़ी के मकान तथाकथित छात्रावास थे। बिल्कुल नहीं, ये बगल वाले गांव से बिल्कुल अलग नहीं है, और चूंकि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता है, इसलिए यह उस गांव से भी ज्यादा जर्जर है। अध्याय 32, बाह्य आत्मा अस्थि। शाओ वू के दिल में निराशा छा गई, जबकि निंगरोंग और झू झूकिंग ने भौहें चढ़ा लीं। एक तो सेवन ट्रेजर ग्ले स्टाइल स्कूल की सबसे बड़ी बेटी थी, और दूसरी स्टार लुओ साम्राज्य के झू परिवार की दूसरी बेटी थी। ये कहा जा सकता है कि वे जन्म से ही विलासिता में पली बड़ी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते थे। श्रेक अकादमी के पास सिखाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, तो क्या एक क्रूर परिस्थितियां व्यर्थ की पीड़ा के समान नहीं थी? चूंकि ऐसा था, तो वे लुओ हाओ के साथ मिलकर साधना करने का कोई तरीका भी ढूंढ सकते थे। कम से कम उनकी दो अलग अलग पृष्ठभूमियों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो लुओ हाओ की प्रतिभा और ताकत को निश्चित रूप से इस दुनिया में अद्वितीय माना जा सकता है। लुओ हाओ की क्षमताओं को देखते हुए उन दोनों को सिखाना ही काफी होगा। ऑस्कर, है ना, पहले तानसान का ख्याल रखने में मेरी मदद करो। लुओ हाओ ने अपने बगल में चल रहे ऑस्कर की ओर देखा और बिना किसी औपचारिकता के तानसान को उसके हवाले कर दिया। आप सभी को भी आराम कर लेना चाहिए। हम आज दोपहर को इस बारे में चर्चा करेंगे कि रुकना है या जाना है। ये कहने के बाद ज़ियाओ वू झूकिंग और रोनरान को लड़कियों के छात्रावास में ले गया। लुओ हाओ को एक खाली कमरा मिला। उसने हाथ हिलाकर दरवाजा कसकर बंद कर दिया, और तभी उसे राहत मिली। युद्ध के दौरान उसे न केवल झाओ वूजी के हमलों से बचाव करना पड़ा, बल्कि अज्ञात दिशाओं से आ रही स्पष्ट हत्या की मंशा के प्रति भी लगातार सतर्क रहना पड़ा। लुओ हाओ पर दबाव कम नहीं था। सिस्टम ड्रॉ करो। शेष ड्रॉ 33। एकल क्या लगातार 10। ठंडा सिस्टम शांत रहा और एक बार फिर लॉटरी इंटरफेस प्रदर्शित करने लगा। लगातार 10 बार। सिस्टम पैनल एक अराजक भंवर में बदल गया। नीले आकाश और सफेद बादलों के बाद एक सुनहरा उल्कापिंड तेजी से गुजरा। नोबल फैंसम कैलिबन गोल्ड टी वायरस टॉप सॉल्यूशन टी वायरस एंटीडोट टी वायरस एयरबोर्न एंटीवायरल 10,000 साल पुराना अर्थ रेड ड्रैगन की बाईं भुजा की हड्डी 10,000 साल पुराना वेल ग्लू 1000 साल पुराना डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया की बाईं हथेली की हड्डी स्पिरिट टूल बेबी बॉटल स्पिरिट टूल इनविंसिबल बैरियर लेवल 7 फिक्स लोड स्पिरिट टूल शेल। धिक्कार है, क्या तुमने रेजिडेंट इविल वर्ल्ड को लूट लिया? लॉटरी के नतीजों को देखकर लुओ हाओ शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने निर्णायक रूप से टी वायरस श्रृंखला को सिस्टम स्पेस के बिल्कुल कोने में रख दिया। यह एक ऐसा वायरस था जो सावधानी न बरतने पर पूरी दुनिया को एक प्रलयकारी बंजर भूमि में बदल सकता था। हालांकि डोलुओ महाद्वीप एक काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन लुओ हाओ वास्तव में इस काल्पनिक गटर पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा टी वायरस तेजी से उत्परिवर्तित होगा। हालांकि यह अच्छी बात है, अब दोनों हाथों के बाहरी स्पिरिट बोन एकत्रित हो गए हैं। लुओ हाओ ने 1000 साल पुराने डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया को बाहर निकाला। उसने जो बाहरी आत्मा अस्थि का चित्र बनाया था वह यही था। इससे पहले जब वह लगभग 40वें स्तर पर था, लुओ हाउ स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में एक उपयुक्त स्पिरिट रिंग की तलाश कर रहा था और अंत में उसका सामना 70,000 साल पुराने डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया से हुआ। शुरू में चूंकि कोई एमरल्ड स्वान या डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया नहीं थे, इसलिए लुओ हाउ ने सोचा था कि यह पूरी तरह से डोलुआई का विश्व दृष्टिकोण है। हालांकि इस गहरे सुनहरे रंग के ड्रैक्लोबिया के प्रकट होने से लुओ हाउ का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। गहन अवलोकन के बाद लुओ हाउ ने पाया कि डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया और एमरल्ड स्वान जैसे शक्तिशाली और दुर्लभ स्पिरिट बीस्ट वंश जीवन की झील के नीचे छिपे हुए और साधना कर रहे होंगे।
ये पक्षी अपने प्रजनन के मौसम के दौरान बहुत चिड़चिड़ा रहा होगा और इसे दितियान या शियोन जून द्वारा अंधकार में राक्षसी दुष्ट देवता बाघ को भगाने के लिए भेजा गया होगा। इस प्रकार लुओ हाओ ने उसे अचानक घेर लिया, एक गुप्त हमले में उसकी हत्या कर दी और फिर शियोनिक जून का ध्यान आकर्षित करने से पहले ही उसने शव और आत्मा की अंगूठी को सीधे सिस्टम स्पेस में डाल दिया और भाग गया। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के केंद्र से भागते समय आ रही हलचल के आधार पर लुओ हाओ अब स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शियोनिक जून बेहद गुस्से में था और अगर उसका भेद खुल जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। 5 पतले नुकीले ब्लेड बाहर निकले और ब्लेड के ऊपर एक गहरा सुनहरा प्रभामंडल पानी की लहरों की तरह बह रहा था, जिससे किसी को यह आशंका होती थी कि केवल उन्हें देखने मात्र से ही आंखों में जलन हो सकती है। उस तीव्र चुभने वाली अनुभूति ने इसे ऐसा बना दिया कि अगर इसे दिव्य हथियार कहा भी जाए तो कोई भी इसका खंडन नहीं कर पाएगा। ये ठीक वही 70,000 साल पुरानी बाहरी आत्मा की हड्डी डार्क गोल्ड ड्रैक्युला थी, जिसमें डार्क गोल्ड ड्रैक्युला की भयानक आत्मक क्षमता निहित थी। अगर लुओ हाओ ने अभी अभी हुई लड़ाई के दौरान स्पिरिट बोन का इस्तेमाल किया होता तो शायद झाओ गुजी को सिर्फ मामूली त्वचा की चोटें ही नहीं आती। अगर वह इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता तो ये झाओ गुजी में बदल जाता या वह स्वयं राख में तब्दील हो जाता। अपनी आभा को सावधानीपूर्वक छिपाने के बाद लुओ हाओ ने डार्क गोल्ड ड्रैक्युला की बाईं हथेली की हड्डी को अपने बाएं हाथ पर रखा और अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को जुटाकर स्पिरिट बोन की आभा को अपनी स्वयं की आभा में विलीन करने के लिए निर्देशित किया। पल भर में वह गहरे सुनहरे रंग की हथेली की हड्डी पिघलती हुई प्रतीत हुई और गहरे सुनहरे रंग की तरल पदार्थ के एक कुंड में बदल गई, जिसने लुओ हाओ के बाएं हाथ को घेर लिया और धीरे धीरे उसमें समा गई। शुरुआत में लुओ हाओ को काफी आराम महसूस हुआ, मानो गर्म तरल की एक धारा उसके हाथ को लपेट रही हो, लेकिन जल्दी ही बहुत जल्दी इस डार्क गोल्ड ड्रैक्युला की बाईं हथेली की हड्डी विद्रोह करने लगी। ये गर्मी जल्द ही असहनीय हो गई और यहाँ तक कि झुलसा देने वाली गर्मी में तब्दील होने लगी। लुओ हाओ ने भौहें चढ़ाईं। 1000 साल पुरानी छोटी सी आत्मा की हड्डी सचमुच विद्रोह करना चाहती थी। पल भर में उसकी आत्मा प्रकट हुई, सुनहरे पंख फैल गए और एक भयंकर हिंसक आभा ने पूरे कमरे को भर दिया। वह सुनहरा तरल पदार्थ जो मानो अपनी मर्जी से इधर उधर लुढ़क रहा था, अचानक शांत हो गया। लुओ हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और स्पिरिट बोन, जिसने पहले प्रतिरोध किया था, ने तुरंत समर्पण की भावना को प्रसारित किया, सक्रिय रूप से उसके हाथ में विलीन हो गई और सुनहरी रोशनी से प्रभावित होने के बाद एक हो गई। लुओ हाओ ने अपनी आंखें खोली और अपने बाएं हाथ को देखा, जो परिवर्तित प्रतीत हो रहा था। इसे थोड़ा सा हिलाने पर तुरंत एक तीखी आवाज सुनाई दी। थोड़ी सी कोशिश से ही उसकी उंगलियों से 5 पतली गहरे सुनहरे रंग की तलवारें निकल आईं। दोनों हाथों की तुलना करने पर अंतर्नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आखिरकार डार्क गोल्ड ड्रैक्युला का दाहिना पंजा स्वाभाविक रूप से उसके बाएं पंजे से अधिक मजबूत था। इसके अलावा लुओ हाओ के दाहिने हाथ पर स्थित स्पिरिट बोन 70,000 साल तक की शक्तिशाली स्पिरिट बोन थी, जबकि बाएं हाथ की हथेली की हड्डी केवल 1000 साल की स्पिरिट बोन थी। हालांकि बाहरी स्पिरिट बोन में विकास की क्षमता थी, लेकिन हाल ही में विलय होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। उसने दोनों हाथों में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और तुरंत ही गहरे सुनहरे रंग के ब्लेडों पर ठंडी रोशनी चमक उठी और उंगलियों से बर्फीली रोशनी निकलने लगी। लुओ हाओ ने इसे महसूस किया, ये बिल्कुल स्काई रॉक ड्रैक्युला था जो डार्क गोल्ड ड्रैक्युला और कुनपेन मार्शल सोल के संयोजन से पैदा हुआ था। डोलुओ महाद्वीप पर चाहे स्पिरिट रिंग प्राप्त करना हो या स्पिरिट बोन, परिणामी स्पिरिट एबिलिटी मार्शल सोल द्वारा बदल जाती थी। हालांकि स्पिरिट बोन की क्षमताएं आमतौर पर स्थिर होती थी और उनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता था, लेकिन अगर दोनों बहुत दूर हों तो स्पिरिट बोन द्वारा वहन की जाने वाली स्पिरिट क्षमता मार्शल सोल की शक्ति द्वारा अवशोषित और संशोधित हो जाती थी। अब सबसे स्पष्ट उदाहरण स्पिरिट हॉल के कियान परिवार द्वारा विरासत में प्राप्त ईश्वर स्तरीय मार्शल सोल सेराफिम का होना चाहिए। सेराफिम मार्शल सोल के धारक द्वारा चाहे जिस भी स्पिरिट रिंग को अवशोषित किया जाए, सेराफिम मार्शल सोल के प्रभाव में उन्हें एक उपयुक्त स्पिरिट एबिलिटी प्राप्त होगी। और यद्यपि लुओ हाओ की एजे और स्काई रोक मार्शल सोल कुनपेंग मार्शल सोल के रोक पहियों का एक पतित रूप थी, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका डार्क गोल्ड ड्रैक्युला विरोध कर सके। बाएं हाथ की हथेली की हड्डी के अवशोषित होने के बाद पहले ही मुकाबले में कुनपेंग की मार्शल सोल ने उसे निगल लिया और अपने में समाहित कर लिया। मूल डार्क गोल्ड ड्रैक्युला हालांकि बहुत मजबूत था, लेकिन अल्टीमेट गोल्ड के स्तर तक नहीं पहुंचा था। हालांकि लुओ हाओ की कुनपेंग मार्शल सोल के यिन और यांग संतुलन के प्रभाव में यांग विशेषता के समर्थन ने इसे आसानी से परम स्वर्ण के स्तर तक पहुंचा दिया। ये बिल्कुल लुओ हाओ की दूसरी आत्मा की अंगूठी की तरह थी, जिसे गोल्डन सीक्रेट ड्रैगन से लिया गया था। मूल रूप से हालांकि इसे सुपर मार्शल सोल्स में स्थान दिया गया था, यह स्पष्ट रूप से सर्वोच्च गुण से बहुत दूर था। लेकिन कुनपेंग मार्शल सोल के प्रवर्धन के तहत यह आसानी से परम गुण के स्तर में प्रवेश कर गया। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि कुनपेंग मार्शल सोल एक परम मार्शल सोल नहीं था, लेकिन यिन और यांग को संतुलित करने की इसकी प्रतिभा ने इसे दुनिया के लगभग सभी गुणों के लिए उपयुक्त बना दिया था। जब तक अवशोषित आत्मा वलय की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से उच्च होती है, पारस्परिक प्रवर्धन और अध्यारोपण के तहत यह आसानी से परम गुण की सीमा को पार कर सकती है। अध्याय 33 आत्माओं के ईश्वर। लॉटरी में भाग लेने के शेष प्रयास 23। सिस्टम फिर से चित्र बनाओ, मुझे 1 और 10 ड्रॉ दो। लुओ हाओ की आवाज मन पड़ते ही मूल सिस्टम इंटरफेस एक अव्यवस्थित भवन में परिवर्तित हो गया। तुरंत बाद नीला आकाश और सफेद बादल फिर से दिखाई दिए। कई बैंगनी उल्कापिंड और एक सुनहरा उल्कापिंड तेजी से गुजरे और कार ड्राइंग इंटरफेस तुरंत बदल गया।
स्पिरिट सोल कंडेंसेशन मेथड गोल्ड ड्रैगन स्केल पर्पल 100,000 साल पुराना स्पिरिट सोल रेड रॉक माउंटेन पिक पर्पल 9 yin मैनुअल पर्पल इंडिस्ट्रक्टिबल वज डिवाइन आर्ट पर्पल सेंचुरी और गैनोडर्मा मिलेनियम व्हील व्यू सेंचुरी और जिनसेंग बॉडी रुई 10,000 ये स्पिरिट सोल 3 गोल्डन फॉक्स। आत्मा संघनन विधि स्वर्ण आत्माओं को एकत्रित करके आत्माएं बनाएं। यह आत्मा राक्षसों को आत्मा रूप में परिवर्तित कर सकती है। आत्मा में परिवर्तित होने और आत्मा स्वामी के साथ विलय होने के बाद दोनों पक्षों को शक्तियां प्राप्त होती हैं। यदि आत्मा स्वामी की मृत्यु नहीं होती है तो आत्मा अमर रहती है। पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं परिवर्तित हो जाने पर कोई भी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके स्तर 100 की सीमा को पार कर सकता है और आत्मा की देवता बन सकता है। इस बार लुओ हाओ सचमुच चकित रह गया। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी कुनपेंग मार्शल सोल की बदौलत लेवल 100 उसकी सीमा नहीं है, लेकिन उसे देवत्व की ओर ले जाने वाले एक और मार्ग के प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। अन्य लॉटरी परिणामों की परवाह किए बिना लुओ हाओ ने तुरंत आत्मा संघनन विधि निकाली और उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। पल भर में लुओ हाओ को भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त होने लगी। पिछली स्पिरिट रिंग कंडेंसेशन मेथड और ब्लड लाइन एक्सट्रैक्शन टेक्निक के विपरीत, जिनका उपयोग करने के बाद केवल स्पिरिट रिंग निर्माण और ब्लड लाइन विश्लेषण के बारे में विशाल ज्ञान प्राप्त होता था और शेष तकनीकें उस ज्ञान के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती थी, यह अलग थी। इस क्षेत्र में ज्ञान के मामले में लुओ हाओ को पूरा विश्वास था कि वह सागर देवता और अन्य लोगों से कमतर नहीं है। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, वह आस्था की शक्ति से दैवीय प्रदत्त आध्यात्मिक वलय भी बना सकता था। हालांकि यह आत्मा संघनन विधि अलग थी। आत्मा से संबंधित ज्ञान के अलावा लुओ हाओ अपने शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति का प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस शक्ति के बल पर लुओ हाओ आसानी से आत्माओं का संघनन कर सकता था, आत्मा राक्षसों को आत्मा जाति में रूपांतरित कर सकता था और यहाँ तक कि निर्जन आत्मा के टुकड़ों को भी पुनः आत्मा में परिवर्तित कर सकता था। इसके अलावा रूपांतरित आत्माओं द्वारा उत्पन्न अधिकांश आस्था शक्ति उसे प्राप्त हो जाती थी। इसके अलावा डलवो 2 में एल्डही द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई आत्मा विधि की तुलना में लुओ हाओ की आत्मा विधि स्पष्ट रूप से अधिक पूर्ण थी। लुओ हाओ मृत आत्मा गुरुओं की आत्माओं को वापस बुलाने और संग्रहित करने में भी सक्षम था। कुछ समय बाद जब आत्माएं जो आत्मा गुरु की मृत्यु से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी ठीक हो जाती हैं, तो वे एक बार फिर जरूरतमंद आत्मा गुरुओं के साथ अनुबंध कर सकती हैं। इस समय लुओ हाओ के मन में केवल एक ही विचार था, जातीय देवता आत्माओं के देवता। यह महज एक स्पिरिट बीस्ट के आत्मा रूप का साधारण रूपांतरण नहीं था, बल्कि एक पूरी जाति का निर्माण था। शायद भविष्य में आत्माएं आपस में प्रजनन करने में भी सक्षम हो सके। लुओ हाओ ने चुपके से अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी का भाव अनायास ही प्रकट हो गया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद आखिरकार वह शांत हो गया। लॉटरी का यह नतीजा वाकई उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। इन सब बातों के अलावा एक बार जब लुओ हाओ डोलवो महाद्वीप की आत्माओं को रूपांतरित करने का कार्य पूरा कर लेता है, तो यदि वह भविष्य में परिपूर्ण लोक में जाकर उन पतित शक्तिशाली आत्माओं को भी आत्मा में रूपांतरित कर दे, तो वह सीधे अमर सम्राट बनने में भी सक्षम हो सकता है। उन्हें इस छोटी सी लॉटरी के नतीजे से इतना बड़ा आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। अपने दिल में उमड़ रही खुशी को दबाने के लिए संघर्ष करने के बाद लुओ हाओ ने अपनी नजरें अन्य वस्तुओं की ओर घुमाई। ड्रैगन स्केल बैंगनी किसी संबंधित मार्शल सोल या स्पिरिट बीस्ट द्वारा पहने जाने के बाद प्रत्येक विकास चरण के दौरान इसके अवशोषित होने और ड्रैगन प्रकार के मार्शल सोल या ड्रैगन प्रकार के स्पिरिट बीस्ट में विकसित होने की संभावना होती है। 100,000 वर्ष की आत्मा लाल चट्टानी पर्वतीय सुअर बैंगनी मूल रूप से एक साधारण मध्यवर्ती 10,000 वर्ष की आत्मा, लेकिन इसके साथ रहने वाला आत्मा स्वामी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। दुलुओ उपाधि प्राप्त करने के बाद आत्मा आरोहण मंच के माध्यम से इसे 100,000 वर्ष की आत्मा में उन्नत किया गया। इसे आत्मसात करने के बाद कोई भी आत्मा क्षमता क्रिम्सन पीक प्रवर्धन संवर्धन प्रकार की आत्मा क्षमता बोर रस्ट स्प्रिंट असौर प्रकार की आत्मा क्षमता और आत्मा क्षमता क्रिम्सन हरिकेन हमला प्रकार की परम आत्मा क्षमता प्राप्त कर सकता है। 9 yin मैनुअल बैंगनी एक मार्शल आर्ट्स मैनुअल जिसमें आंतरिक साधना विद्या 9 yin डिवाइन क्लॉस और डिस्ट्रॉइंग पाम ग्रेट डेमन सबड्यूइंग फिस्ट स्पाइरल 9 शेडोज और अन्य मार्शल आर्ट्स शामिल हैं। अविनाशी वज्र दिव्य कला बैंगनी ये शरीर को परिष्कृत करने की एक तकनीक है जो आंतरिक ऊर्जा संवर्धन के साथ साथ शारीरिक शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण दोनों का संयोजन होता है। इसका प्रभाव शरीर, सच्ची ऊर्जा और इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मानव शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने स्वर्ण कवच धारण कर रखा हो, जो सभी हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम हो, तलवारों और भालों से अप्रभावित हो और जल एवं अग्नि से भी अप्रभावित रहे। ये वास्तव में अविनाशी, विश्व प्रतिरोधी, हीरे के समान कठोर और अजय वज्र शरीर बन जाता है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, रक्षात्मक प्रभाव, गति, प्रतिरोधक क्षमता और विनाशकारी शक्ति उतनी ही प्रबल होती जाएगी। लुओ हाओ ने अविनाशी वज्र दिव्य कला को देखा। उसे ऐसे अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। अगर कुछ साल बाद होता तो शायद इसे बनाने के बाद भी वह इसका अभ्यास नहीं कर पाता। हालांकि गु सेंटोग ने इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया, लेकिन एक कुंवारी लड़की का शरीर इस तकनीक को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। ये देखते हुए कि अभी सुबह का समय था और यह अनुमान लगाते हुए कि शियाओवो और तांगसान संभवतः अभी भी आराम कर रहे होंगे, लुओ हाओ बिना किसी झिझक के उठ गया और पहले थोड़ी देर अभ्यास करने का इरादा किया। अविनाशी वज्र दिव्य कला की आंतरिक साधना पद्धति को सक्रिय करते हुए लुओ हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और धीरे धीरे एक बार उन गतिविधियों को दोहराया। ध्यान मुद्रा, मरे हुए पेड़ की उलझी हुई जड़ें, समुद्र तल से चंद्रमा को निकालना, अरहत द्वारा कराही उठाना, वज्र की क्रोधित दृष्टि, चंद्रमा को गले लगाना, अमर सारस द्वारा पंख फैलाना, स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन, परमेश्वर द्वारा धनुष खींचना, महान ऋषि द्वारा भट्टी को लात मारना, निष्कर्ष के लिए हथेलियों को जोड़ना, पूर्ण शरीर प्रहार।
आंतरिक साधना विधि का पालन करते हुए जब लुओ हाओ की आध्यात्मिक शक्ति ने एक चक्र पूरा किया तो उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। देखते ही देखते उसका शरीर सुनहरे रंग का हो गया। ये ठीक वैसा ही रूप था जैसे किसी व्यक्ति ने विनाशी वज्र विद्या का सफलतापूर्वक अभ्यास किया हो। यद्यपि उसका पूरा शरीर गर्म था और उसकी आंतरिक ऊर्जा में कुछ असंगति प्रतीत हो रही थी, फिर भी लुओ हाओ जानता था कि उसने इस मार्शल आर्ट की मूल बातों में पूर्णतः महारत हासिल कर ली है। यदि वह कुछ और बार अभ्यास करे और थोड़े बहुत बदलाव करे तो वह जल्दी तेजी से प्रगति कर सकेगा और पूर्णता प्राप्त कर लेगा। अविनाशी वज्र दिव्य कला शरीर के भीतर शुद्ध यांग ऊर्जा का संवर्धन करती है और उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा अत्यंत यांग और कठोर होती है। लुओ हाओ की कुनपेंग मार्शल सोल द्वारा लाई गई ये यांग शक्ति अविनाशी वज्र दिव्य कला की साधना की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करती है। अब जबकि उसने थोड़े से प्रयास के बाद ही बुनियादी बातों में महारत हासिल कर ली थी, लुओ हाओ ने अनुमान लगाया कि पूर्णता प्राप्त करने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। नौयन नियमावली की बात करें तो वह अभी उसका संदर्भ ले सकता था। हालांकि नौयन नियमावली पूरी तरह से बुरी येन कलाओं की ओर उन्मुख नहीं है और इसमें येन और यान का महान दाव समाहित है, लेकिन लुओ हाओ वर्तमान में पेंग रूप पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो कुनपेंग का अत्यंत ध्यान पहलू है। इसलिए कुन रूप, जो अत्यंत शक्ति से संबंधित है, का अभ्यास बाद में करना होगा। अभ्यास सत्र में पहले ही काफी समय लग चुका था और तकनीक से होने वाली कुछ असुविधा के साथ लुओ हाओ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने की कोशिश करने लगा। अब जब उसने इतनी ताकत दिखा दी थी तो उसे पता नहीं था कि तांग हाओ के मन में जानलेवा इरादा होगा या नहीं। अगर जाने के बाद रास्ते में तांग हाओ द्वारा उस पर जानलेवा हमला किया गया तो ये सोचकर लुओ हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। वह कभी भी नर्म दिल इंसान नहीं था। जब से उसकी मुलाकात शियाओवू से हुई और जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, तांग हाओ ने कई बार चुपके से उसके प्रति जानलेवा इरादे जाहिर किए थे। हालांकि तांग हाओ को लगा कि वह इसे बहुत अच्छी तरह से छिपा रहा है, लेकिन कुनपेंग मार्शल सोल द्वारा लाई गई शक्तिशाली संवेदन क्षमता ने स्पष्ट रूप से उसके हत्यारे इरादे को भांप लिया। अध्याय 34 निंगरोंगरान का निवेदन। लुओ हाओ अब वह लुओ हाओ नहीं था जो अभी अभी पुनर्जन्म लेकर आया था। डोलुओ महाद्वीप के बारे में उसकी धारणा पहले पूरी तरह से पुस्तक में वर्णित विवरणों पर आधारित थी, लेकिन इतने वर्षों के अनुभव और ज्ञान के बाद लुओ हाओ आत्मा हॉल को आत्मा गुरुओं के पवित्र कक्ष के रूप में अधिकाधिक पहचानने लगा था। हालांकि कुछ भ्रष्ट लोग और वह पागल औरत बीबी डोंग हो सकती है, लेकिन एक बार जब लुओ हाओ मजबूत हो जाता, अगर उसने अपनी शक्ति स्थापित नहीं की होती तो वह स्वाभाविक रूप से बीबी डोंग को सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के पद से हटाने का रास्ता खोज लेता। तांग हाओ, आशा है तुम अच्छा व्यवहार करोगे। लुओ हाओ ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और चुपके से अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। शाम को लुओ हाओ, तांग सान और शियाओवू फिर से इकट्ठा हुए और निंगरोंगरान और झू झूकिंग भी आ गए। बात यहाँ तक आ गई है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। हालांकि मैंने पहले सोचा था कि श्रेक अकादमी का खाना शायद अच्छा ना हो, लेकिन मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है। चलो आज रात कैंटीन चलते हैं और खाना खाकर खुद ही देख लेते हैं। सभी को आते देख लुओ हाओ ने अनुमान लगाया कि वे सुबह से लड़ रहे थे और उन्होंने दोपहर का भोजन नहीं किया था। शायद भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक उपकरणों से कुछ सूखा राशन ही लिया होगा, इसलिए उसने बोलना शुरू किया। वाह, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मैं भूख से मर रहा हूँ। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, शियाओवू सबसे पहले बाहर कूदी। इतना कहकर वह आगे आगे चलने लगी और कैफे की तलाश करने लगी। श्रेक अकादमी का निर्माण इस गांव के एक तिहाई हिस्से को किराए पर लेकर किया गया था। अभी के छात्रावास क्षेत्र और पंजीकरण क्षेत्र को छोड़कर कैफेटेरिया उस कोने में होना चाहिए, निंगरोंगरान ने आत्मविश्वास से कहा। वह आगे बढ़ी, शियाओवू को पकड़ा और पंजीकरण क्षेत्र और छात्रावास क्षेत्र दोनों के साथ एक कोण बनाते हुए अपनी दिशा बदल ली। कितनी घटिया कैफेटेरिया है। शियाओवू ने आगे बढ़कर सबसे पहले कैफेटेरिया में प्रवेश किया। चारों ओर देखने के बाद वह एक बार फिर बेहद निराश हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कैफेटेरिया में कोई नहीं था, बस गर्मा गर्म दलिया का एक बर्तन और उबले हुए बन की एक टोकरी थी। सब्जियों की बात करें तो ज्यादातर पत्ता गोभी या गांव वालों द्वारा भेजी गई हरी सब्जियां थी। मांसाहारी व्यंजन के तौर पर सिर्फ एक बड़े बर्तन में थोड़े से अंडे और अचार वाली सब्जियों से बनी सब्जी थी। लुओ हाओ ने उसे देखा, आह भरी और भौहें सिकुड़ी। लगता है मैंने पहले जो कहा था वह गलत नहीं था। इस अकादमी में न तो विद्यार्थियों को ध्यान में सहायता करने के लिए कोई कृत्रिम साधना क्षेत्र है, न ही आध्यात्मिक जीव का मांस या आध्यात्मिक फल जैसे आहार संबंधी प्रावधान है। ऐसी स्थिति में तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा। अनाज खाने वाले चतुर और बुद्धिमान होते हैं, जबकि मांस खाने वाले उग्र और बहादुर होते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि 13 या 14 वर्ष की आयु विकास की आयु होती है। यद्यपि हम सभी आध्यात्मिक गुरु हैं, फिर भी यदि हमारा आहार पोषण से भरपूर नहीं होगा तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। छोटी सेन, तुम खुद तय कर लो कि बाद में रुकना है या जाना है। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। बोलने के बाद लुओ हाओ सबके पास से गुजरते हुए 2 लोगों को खाना परोसा और शियाओवू को जल्दी से बैठकर खाने के लिए कहा। निंगरोंगरान और झू झूकिंग ने एक दूसरे को देखा और खुद भी खाना परोसने के लिए आगे बढ़ गई, जबकि केवल तांग सान ही माथे पर शिकन लिए चिंता में डूबी खड़ी रही। लुओ हाओ, आगे तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? अगर तुम हेवन डो रॉयल एकेडमी जाने का इरादा रखते हो तो हम साथ चल सकते हैं। निंगरोंगरान ने मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू की। उनके हर हावभाव में शालीनता और कुलीनता झलक रही थी। 7 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल की युवती होने के नाते वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। हालांकि वह थोड़ी जिद्दी और बिगड़ी हुई थी, लेकिन ये सब 7 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल स्कूल में बोन डॉलू और स्वॉर्ड डॉलू द्वारा दिए गए दुलार के कारण था, और अब जब वह बाहर थी तो स्वाभाविक रूप से वह अपना असली स्वभाव प्रकट नहीं करती। लुओ हाओ जैसा अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति भविष्य में निश्चित रूप से एक उपाधिधारी डॉलू बनेगा, और अगर वह नहीं भी बन पाया तो भी अपनी युद्ध क्षमता से वह एक उपाधिधारी डॉलू का मुकाबला कर सकता है।
अब जब उसे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल में लाने का अवसर उसकी आंखों के सामने था तो निंगरोनरांग इसे कैसे जाने दे सकती थी। उसे भर्ती न कर पाने की बात हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, वह इसे एक एहसान ही समझती। हेवनडो रॉयल एकेडमी दूसरों के लिए भले ही प्रभावशाली और उच्च स्तरीय हो, लेकिन उनकी सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। कुछ सीटें मुफ्त में देना महज सुविधा की बात थी। ये सोचकर निंगरोनरांग खुद को अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। और झूकिंग, अगर तुम हमारे साथ चलने का इरादा रखते हो तो मैं तुम्हें हेवनडो रॉयल एकेडमी में भी दाखिला दिला सकता हूँ। हेवनडो शहर में मेरे संप्रदाय की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है, इसलिए कुछ विद्यार्थियों को हेवनडो रॉयल एकेडमी में दाखिला दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी जल्दी मना मत करो। श्रेक अकादमी में दाखिला मिलना इस बात का सबूत है कि तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी है। अगर तुम हेवनडो रॉयल अकादमी में शामिल हो जाओगे तो और भी बेहतर साधना कर पाओगे। भविष्य में स्पिरिट सेंट या स्पिरिट डोलू बनने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी और तब तक ये थोड़ी सी मदद तुम्हारे लिए एक मामूली एहसान साबित होगी। निंगरोनरांग मुस्कुराई, उनके कान तक लंबे छोटे बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। एक पवित्र आभा सफेद पोशाक पहने उन्होंने पड़ोस की किसी लड़की की तरह कोमल भाव से झूकिंग को देखा, मानो इनकार के शब्द उनके मुंह से निकल ही गए हों। मुझे पता है कि झुकिंग, तुम्हें और भी चिंताएं होंगी, लेकिन अभी साधना का सुनहरा समय है और तुम्हें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक बार जब तुम्हारी शक्ति प्रबल हो जाएगी तो तुम अधिक धैर्य के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर पाओगे। निंगरोनरांग ने चुपके से लुओ हाओ के चेहरे के भावों को गौर से देखा। शाम की हवा में उसके सुनहरे बालों की नोकें छू रही थी, जिससे उसका दिल जोर से धड़क रहा था। झूकिंग को मनाने समेत इतनी सारी बातें कहना लुओ हाओ में उसकी दिलचस्पी को छुपाने का मात्र एक तरीका था। खुद समेत इस बार 5 छात्रों ने दाखिला लिया था। तांगसान को छोड़कर, जो शायद नहीं रहेगा। अगर बाकी छात्रों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती तो उन सभी को सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल ले जाना बिल्कुल सही रहता। स्टार लुओ शाही परिवार की सदस्य झूकिंग जैसी लड़की के लिए सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। स्टार लुओ साम्राज्य का शाही परिवार एक परित्यक्त बच्ची के लिए ऊपरी 3 संप्रदायों के सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल को नाराज नहीं करेगा। और शियाओ लुओ हाओ के साथ काफी घनिष्ठ संबंध रखती प्रतीत होती है। तीनों लड़कियां थोड़ी बातचीत करने और एक दूसरे के करीब आने पर लुओ हाओ स्वाभाविक रूप से उसके जाल में फंस जाएगी। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले हेवनडो रॉयल अकादमी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। हालांकि हेवनडो रॉयल अकादमी एक शाही अकादमी के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वहां के अधिकांश छात्र बिगड़े हुए शिष्य हैं। तब तक वहां उचित अध्ययन और साधना करना संभव नहीं होगा और इसके बजाय उन उपद्रवी आयाशों के कारण मेरा समय बर्बाद हो सकता है। लुओ हाओ ने अपना कटोरा नीचे रख दिया। वह स्वाभाविक रूप से निंगरोनरांग की छोटी मोटी चालों से वाकिफ था। हालांकि यह एक अच्छी बात भी थी। निंगरोनरांग के करीब रहने से निंगफेंगजी और बोनडोलुओ को हताशा में कोई कदम उठाने से रोका जा सकता था। अगर निंगरोनरांग या उसके आसपास छिपे हुए अंगरक्षक वापस जाकर निंगफेंगजी को उसकी जानकारी दे देते तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे हत्या करने का इरादा नहीं रखेंगे। निंगरोनरांग के साथ अच्छे संबंध बनाना अब लिटिल सैन और शियाओवू को जेल से बाहर निकलने का मुफ्त कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के रूप में भी माना जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह था कि जियाओवू फिलहाल हेवनडो सिटी नहीं जा सकती थी। भले ही उसके पास अपनी आभा को छुपाने की वो तकनीकें थी जो उसने उसे सिखाई थी, लेकिन कई उपाधि प्राप्त डोलुओं का सामना करने से उसकी कमियां उजागर हो सकती थी। इसके अलावा एक बार जब वे हेवनडो सिटी में स्कूल शुरू कर देंगे तो स्पिरिट मास्टर प्रशिक्षण में निश्चित रूप से युद्ध शामिल होगा। यदि उसकी आभा स्थिर हो जाती है तो वह निश्चित रूप से उन उपाधि प्राप्त डोलुओं के सामने उजागर हो जाएगी। इसके अलावा इस समय केवल निंगरोनरांग पर निर्भर रहना उनके रिश्ते को अपर्याप्त साबित करता है और वे इसमें फंस सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हेवनडो रॉयल अकादमी के ईर्ष्यालु छात्रों को हराना मुश्किल हो जाएगा। अध्याय 35, 1 लाख साल के छोटे खरगोश को षड्यंत्र सिद्धांत का झटका देना। यदि वह अकेला होता तो वह कठोर रणनीति अपना सकता था, लेकिन सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के हस्तक्षेप से संघर्ष और बढ़ जाता। हालांकि लुओ हाओ को स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बाहरी लोगों की नज़र में उसे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल का एहसान स्वीकार करना ही पड़ा। इसे एक अनावश्यक कदम ही कहा जा सकता है। अगर आप हेवनडो रॉयल अकादमी नहीं जाना चाहते तो आप मेरे परिवार की सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल में आकर मेरे साथ साधना कर सकते हैं। हमारे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की साधना सुविधाएं हेवनडो रॉयल अकादमी से कम नहीं है। मेरे पिता सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के संप्रदाय प्रमुख हैं। अगर आप आ सके तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। निंगरोनरांग ने लुओ हाओ को देखा और उनके शब्दों में समझाने की ललक उमड़ पड़ी। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने गंभीरता से लुओ हाओ से कहा, अगर आप अभी शामिल हो जाते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि जैसे ही मैं 70वें स्तर पर पहुंचकर स्पिरिट सेंट बन जाऊंगी आप सीधे सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल के एल्डर बन जाएंगे। ये कहने के बाद उसने छिपी हुई उम्मीद भरी निगाहों से लुओ हाओ की ओर देखा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद श्रीमती रोनरांग, लेकिन मैं इस समय साधना के स्वर्णिम काल में हूँ और इन बड़े गुटों में शामिल नहीं होना चाहती। सच कहूं तो इन गुटों के बारे में मेरी पहली धारणा केवल षड्यंत्र और आपसी कलह की है। तुम भी वैसे ही हो। 25 वर्ष की आयु से पहले का समय आध्यात्मिक गुरु के लिए साधना करने का स्वर्णिम समय होता है। 25 वर्ष की आयु पार करने के बाद साधना की गति काफी धीमी हो जाती है। इसलिए कारण चाहे जो भी हो, अपनी साधना को प्रभावित न करने का प्रयास करना ही सर्वोत्तम है। लुओ हाओ खड़ा हुआ और शियाओवू को अपने साथ लेकर चला गया। निंगरोनरांग ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अंत में वह केवल असहाय होकर आह भर सकी। ... शियाओवू, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम हेवनडो सिटी नहीं जाना चाहते। गुलाबी पोशाक में शियाओवू बड़ी शान से खड़ी थी। उसके जीवन चेहरे पर एक लौकिक आभा थी। लुओ हाओ के शब्द सुनते ही शियाओवू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बड़ा भाई टिल्डा,
शाओ वो पीछे मुड़ी, उसकी नम आंखों ने लुओ हाओ को देखा और वह खुद को रोक नहीं पाया और आगे बढ़कर लुओ हाओ को कसकर गले लगा लिया और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। लुओ हाओ ने उसे वापस गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, तो तुम अभी यहीं रुको, मैं पहले हेवन 2 सिटी जाता हूँ। संयोग से हेवन 2 सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ ड्रैगन और सांप मिलते हैं, और वैसे भी तुम्हें वहां ले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जिस रक्त में खुद को बचाने की शक्ति न हो, वह एक बुलबुले अभ्रम की तरह होता है, एक स्पर्श से ही चकनाचूर हो जाता है। लुओ हाओ ने उसे सांत्वना दी। हालांकि भविष्य में आपत्ति मनमानी नहीं कर सकते। हालांकि सुतुओ शहर की स्थिति हेवन 2 शहर जितनी अराजक नहीं है, फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जगह नोर्डेन शहर जैसी नहीं है जहां सबसे शक्तिशाली केवल एक स्पिरिट एंसेस्टर होता है। यहाँ स्पिरिट किंग और स्पिरिट एम्परर हर जगह तो नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं है। साथ ही भविष्य में निम्रोनरान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखें। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको जानबूझकर उसकी कृपा प्राप्त करनी है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का टकराव न करें। लुओ हाओ ने अपने आसपास का जायजा लिया और जब उसे आसपास कोई नहीं मिला तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे जान लो, किसी को मत बताना। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए सिर्फ लड़ाई झगड़ा और मारकाट ही काफी नहीं है, सांसारिक ज्ञान भी जरूरी है। चाहे वो स्पिरिट हॉल हो या 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल, वे गुप्त रूप से विरोधी गुटों के प्रतिभाशाली लोगों और उनसे जुड़ने को तैयार न होने वालों को खत्म करने के मौके तलाशते रहते हैं। अतीत में डोलुओ महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर की दुनिया आसान थी, हर जगह तरह तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष होते रहते थे। लेकिन पिछले 20 वर्षों में स्पिरिट मास्टर की दुनिया कुछ हद तक शांत हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रमुख गुटों से अलग और पृष्ठभूमिहीन सभी प्रतिभाशाली लोगों को खत्म कर दिया गया है। उन उभरते हुए प्रतिभाओं के चले जाने से स्वाभाविक रूप से स्पिरिट मास्टर की दुनिया में पुराने वरिष्ठों की स्थिति को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा है, और हितों के टकराव के अभाव में स्वाभाविक रूप से कोई संघर्ष भी नहीं है। तुम्हारे और लिटिल सैन जैसे जनजातपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए जब तक तुम धीरे धीरे साधना करते रहोगे तब तक तुम्हें निश्चित रूप से डोलू उपाधि प्राप्त हो जाएगी। उस समय यह अपरिहार्य होगा कि लोग तुम्हें गुप्त रूप से मारने का प्रयास करेंगे। बालाक साम्राज्य के इस सुतुओ शहर में यह अभी भी ठीक है। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि इसे उन शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरुओं का प्रकट होना रुक जाएगा, लेकिन फ्लेंडर और झाओ हुजी कम से कम आध्यात्मिक संत हैं, इसलिए वे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस बिंदु पर लुओ हाओ हिचकिचाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि तथाकथित श्रेक अकादमी वास्तव में उन प्रमुख गुटों के लिए काला दस्ताना है या नहीं। हालांकि पिछले 20 से अधिक वर्षों में 40 से अधिक छात्रों की भर्ती और 30 से अधिक की मौत इस तथ्य को बेहद संदिग्ध बनाती है। फ्लेंडर और झाओ हुजी आखिरकार स्पिरिट सेंट है, क्या वे हर दिन 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करेंगे? इतनी भारी जानमाल की हानि करना वाकई संदेहजनक है। इसलिए यहाँ लापरवाही मत करना, हर बात में सावधान रहना। मैं तुम्हें जल्द से जल्द लेने वापस आऊंगा। शाओ वू, जो पहले लुओ हाओ की बाहों में थोड़ी उदास थी, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लुओ हाओ ऐसे तीखे शब्द कहेगा। सूर्यास्त में खिले उसके सुंदर चेहरे का भाव अचानक फीका पड़ गया। उसकी पहले से ही सीमित सोचने समझने की क्षमता एकदम ठप हो गई। उसकी आंखें खाली खाली सी हो गई और उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुल गया, मानो वह डर के मारे पागल हो गई हो। ये देखकर लुओ हाओ को हंसी आ गई और उसने हल्के से उसके गाल पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई। बड़ा भाई टिल्डा। पहले सुस्त दिख रही शियाओ वो अचानक होश में आ गई। उसने शर्म से लाल चेहरे और तिरस्कार भरी नजर से लुओ हाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अपने दिल में उमड़ रही शर्म को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठीक है, मुझे पता है कि तुम इन बातों से हैरान हो, लेकिन यही इस दुनिया की सच्चाई है। आज रात मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें आत्मरक्षा के लिए कुछ चीजें दे जाऊंगा। लुओ हाओ ने अपना हाथ उठाया और शियाओ वू के सिर के पिछले हिस्से पर 3 बार थपथपाया, जिससे उसे आधी रात को अपने कमरे में आने का संकेत मिला। बहुत विचार विमर्श के बाद तानसान ने अंततः श्रेक अकादमी में रहने का फैसला किया। ये निर्णय केवल यू शियाओगांग पर उनके भरोसे के कारण ही नहीं था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके शिक्षक यू शियाओगांग को उनके पिता के ठिकाने का स्पष्ट ज्ञान था। इसी कारण तानसान को श्रेक अकादमी में यू शियाओगांग के आने का इंतजार करना पड़ा। क्योंकि यही बात है, तुम शियाओ वू के साथ यही रहो। एक उड़ने वाली आत्मा के स्वामी होने के नाते मेरे लिए स्वर्ग शहर अकेले जाना ज्यादा सुविधाजनक है। तुम तब तक इंतजार करो जब तक मुझे सारी जानकारी स्पष्ट रूप से न मिल जाए, फिर मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। संयोग से तुम दोनों यहाँ एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो। तानसान के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ सहमति का भाव देखकर लुओ हाओ तानसान के करीब झुक गया और धीरे से अपने निर्देश फुसफुसाए। हालांकि आपको सावधान रहना होगा, श्रेक में मौजूद लोगों से सावधान रहें। चाहे वे शिक्षक हो या पहले दाखिला ले चुके छात्र, आप इसे किसी भी तरह से देखें। 40 से अधिक छात्रों में से 30 से अधिक की मौतें बेहद चौंकाने वाली हैं। यह मामला संदेह से भरा है, हर बात में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मैं समझ गया, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं शियाओ वू की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। तानसान ने दृढ़ चेहरे से लुओ हाओ की ओर देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे राहत मिली, तो तुम आज रात या कल दाई मुबाई से बात करके मामला सुलझा लो। जाने का समय आने तक इंतजार मत करना जब श्रेक अकादमी तुम्हें जाने से मना कर दे। ठीक है बड़े भाई, आपको भी जल्दी आराम कर लेना चाहिए। वाह, मैं शियाओ वू के साथ स्कूल जा सकता हूँ। तानसान मुड़ा और मन ही मन खुशी से झूम उठा। लुओ हाओ ने जाते हुए तानसान को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। भूल जाओ, प्रकृति को अपना काम करने दो। शाम होते होते चमकीला चंद्रमा दिखाई देने लगा। शियाओ वू जल्दी से लुओ हाओ के छात्रावास की ओर चल पड़ी। रात का खाना खाने के बाद शियाओ वू, निंगरोनरांग और झू चूकिंग ने मिलकर अपना कमरा साफ किया था और छात्रावास को सजाने के लिए अपनी अपनी चीजें निकाल ली थी। अब जब उसका काम खत्म हो गया था तो वह जल्दी से वहां पहुंच गई। बड़े भाई, मैं यहाँ हूँ।
शाओवू को अपनी बड़ी बड़ी आंखें चपकाते देख लुओ हाओ ने अपने हाथों में रखी चीजें मेज पर रख दी और उसे आगे आने का इशारा किया। अध्याय 36 हथियार और सर्पिल की नौछायाएं। बैठ जाओ, इन वस्तुओं को सुरक्षित रखो और इन्हें उस स्पिरिट टूल स्टोरेज डिवाइस में सावधानीपूर्वक छिपा दो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो इन्हें बाहर मत निकालो। बेशक अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो इन्हें तुरंत बाहर निकालो और स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर भाग जाओ। लुओ हाओ ने स्टूल पर बैठी बेहद शालीन दिख रही शियाओवू की ओर देखा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर भाव से बात की। इस नेत्र संपर्क से शियाओवू को लुओ हाओ की ईमानदारी का स्पष्ट आभास हुआ। उसका दिल, जो कुछ हद तक चिंतित और भयभीत था, तुरंत शांत हो गया और उसके लड़खड़ाते शब्द साधारण रूप से गंभीर लगने लगे। मैं समझ गया भाई, कुछ बातें हमारे बीच ही रहने देना बेहतर है। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है और किसी और को मत बताना। लुओ हाओ ने अपनी उंगली बढ़ाकर शियाओवू के होठों को दबा दिया, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को रोक दिया और उसकी ओर सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी छोटी बहन हो। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इन आध्यात्मिक उपकरणों और हथियारों का उपयोग कैसे करना है। आंखों से आंसू बहते हुए शियाओवू ने अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को दबाया और आज्ञाकारी होकर लुओ हाओ के पास आ गई। सबसे पहले ये है शरीर की इच्छा। लुओ हाओ ने लकड़ी की एक ऐसी वस्तु निकाली जो पिस्तौल और पक्षी दोनों से मिलती जुलती थी। लुओ हाओ ने उसे उठाया और ट्रिगर को छत की ओर दबाया और पलक झपकते ही बैंगनी रंग का एक प्रकाश बिंदु बाहर निकल आया। प्रकाश का वो बिंदु एक चौड़ी फली के आकार का था। वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बिना किसी आवाज के ओर गया। उससे एक पारदर्शी रेशमी धागा जुड़ा हुआ था जो लुओ हाओ के हाथ में मौजूद बॉडी विश तक फैला हुआ था। 2 सेकंड से भी कम समय में लुओ हाओ का शरीर अचानक ऊपर की ओर उड़ गया। ज़ियाओवू लकड़ी की छत के पास शून्य में जड़ जमाए हुए बैंगनी रंग के प्रकाश के बिंदु को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिसमें लुओ हाओ के हाथ में मौजूद बॉडी विश नामक वस्तु से जुड़ा हुआ रेशम का तना हुआ धागा था। रेशम के लचीले धागे ने लुओ हाओ के शरीर को सीधे हवा में खींच लिया। यही है शरीर की इच्छा। मेरे हाथ में मौजूद इस यंत्र की मदद से मैं एक ऊर्जा बिंदु छोड़ सकता हूं जिसे हवा में स्थिर किया जा सकता है। एक बार बिंदु हवा में स्थिर हो जाने पर यह यंत्र ऊर्जा श्रृंखला को कसने का काम करेगा, जिससे बॉडी विश का उपयोग करने वाला व्यक्ति तेजी से स्थिर ऊर्जा निर्देशांक की ओर खींचा चला जाएगा। इसकी प्रभावी सीमा 20 मीटर है, जिसका अर्थ है कि 20 मीटर के भीतर आप आकाश में या समुद्र के ऊपर तेजी से गति कर सकते हैं। यदि स्थिति असहनीय हो जाए तो इसका उपयोग करके सीधे बच निकले। शाओवू की आंखें आश्चर्य से भर उठी। हालांकि वह जानती थी कि उसका सगा भाई हमेशा ही बहुत बुद्धिमान था और कभी कभी कुछ अजीब और अनोखी चीजें निकाल लाता था, लेकिन उसने इस बार उससे ऐसे खजाने की उम्मीद नहीं की थी। ये जानना आवश्यक है कि डोलुओं की इस आदिम दुनिया में यदि आपके पास उड़ान भरने की क्षमता वाली आत्मा नहीं है तो आप केवल उपाधि प्राप्त डोलुओ स्तर तक पहुंचने पर ही हवा में उड़ सकते हैं। इसके अलावा उड़ान की गति निश्चित रूप से बहुत तेज नहीं होती। यही मूल कारण है कि लुओ हाओ को दुनिया में घूमने का आत्मविश्वास है। भागने की कला में 99 स्तर तक की अंधावलियों भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। इसके अलावा ये 2 चीजें भी हैं, 1000 तंत्रों वाला क्रॉसबो और सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप। बॉडी विश को शाओवू को सौंपने के बाद लुओ हाओ ने धीरे से शाओवू को देखा, जिसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था क्योंकि वो बॉडी विश को छू रही थी और उसकी जांच कर रही थी, और उसने 2 और वस्तुएं निकाली। एक वस्तु लगभग 1 मीटर लंबी, पूरी तरह से भूरे रंग की थी और देखने में धनुष बाण जैसी लग रही थी। दूसरी वस्तु ईंट के आकार की थी, गहरे नीले रंग की धात्विक चमक वाली, सुव्यवस्थित धातु संरचना वाली और उसकी सतह पर सटीक यांत्रिक पैटर्न बने हुए थे। साथ ही उसके मुख और पकड़ पर चमकती हुई विद्युत चुंबकीय कुंडियां जड़ी हुई थी। मैंने अभी आपको जो बॉडी विश दिखाई है उसका इस्तेमाल भागते समय करना है, लेकिन कभी कभी अगर दुश्मन हार मानने को तैयार न हो और लगातार आपका पीछा करते रहें तो आपको अपनी रक्षा के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। 1000 तंत्र क्रॉसबो एक क्रॉसबो प्रकार का हथियार है। एक बार गोला बारूद से भर जाने पर इसमें 7 तीर होते हैं जिनकी मारक क्षमता लगभग 50 मीटर है। ट्रिगर दबाने पर यह कई क्रॉसबो तीर दागता है। एक बार गोला बारूद भरने से 7 हमले किए जा सकते हैं। इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यदि इसका उपयोग नजदीकी छुपकर हमले के लिए किया जाए तो दाई मुबाई के स्तर का कोई आध्यात्मिक गुरु निश्चित रूप से इसका बचाव नहीं कर पाएगा। इसका लाभ यह है कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। आप तीरों को पहले से भर सकते हैं और जब भी आवश्यकता हो अपने आध्यात्मिक उपकरण भंडारण उपकरण से निकालकर हमला कर सकते हैं। ये सुविधाजनक, छिपा हुआ और विशेष रूप से जवाबी हमले के लिए उपयुक्त है। लुओ हाओ ने 1000 तंत्रों वाली धनुष उठाए और उसके विभिन्न हिस्सों की ओर इशारा करते हुए गोला बारूद बदलने, निशाना साधने और धनुष की तीर चलाने का तरीका विस्तार से समझाया। इस हथियार की आक्रमण सीमा और शक्ति अभी भी बहुत कम है। ये तब काम आता है जब कोई आपका पीछा कर रहा हो और आप भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बार दुश्मन को इसके अस्तित्व का पता चल जाए तो इसकी प्रभावशीलता काफी कम हो जाएगी। और दूसरा वाला, लुओ हाओ ने धातु से बनी इस बंदूक को उठाया जो तकनीकी रूप से बेहद प्रभावशाली थी। सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप को अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग करने के लिए हथियार के ऊर्जा कोर से संवाद करने हेतु आध्यात्मिक शक्ति के संचार की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ट्रिगर दबाने पर यह बिजली युक्त गोलियां दागती है। ये गोलियां तरबूज के बीज के आकार की होती है और इनकी शक्ति 1000 साल पुराने रक्षात्मक स्पिरिट बीज को भी आसानी से भेद सकती है। एक ही गोली की मारक क्षमता 10,000 साल की स्पिरिट एबिलिटी से कम नहीं है। दूसरे मोड में आपको इसमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना होगा। आध्यात्मिक शक्ति संचारित होते ही सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप के अंदर स्थित ऊर्जा कोर सक्रिय हो जाएगी और तोप के अंदर बने ऊर्जा परिपथों के साथ एक गोलाकार बिजली का क्षेत्र बनाएगी और उसे बाहर की ओर दागेगी। बिजली के क्षेत्र से घिरे शत्रुओं को निरंतर पक्षाघात और बिजली के तूफान से होने वाली क्षति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इससे झाओबूजी जैसे स्पिरिट सेंट को शायद ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन अगर यह किसी फुर्तीले हमले की प्रणाली पर हमला करता है तो बहुत नुकसान हो सकता है।
चाहे वो स्पिरिट सेंट हो या स्पिरिट डॉल हो, वे निश्चित रूप से अपनी युद्ध क्षमता खो देंगे। लुओ हाओ अपने हाथ में मौजूद सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप से खेल रहा था। बैरल पर सर्पिल ऊर्जा स्लॉट और सुव्यवस्थित धातु की बंदूक का शरीर औद्योगिक कला का एक उत्कृष्ट नमूना था, जो हिंसा के एक ठंडे सौंदर्य से भरा हुआ था। कुछ देर तक उससे खेलने के बाद लुओ हाओ ने कुछ अनिच्छा से बंदूक की मूठ पकड़ी और उसे शियाओवो को सौंप दिया। फिर उसे दोबारा सिखाया कि निशाना कैसे साधा जाता है और सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोप के ऊर्जा कोर को कैसे सक्रिय किया जाता है। अंत में मैं आपको पैरों की एक तकनीक सिखाऊंगा जिसे स्पाइरल की नौछायाएं कहा जाता है। एक बार सफलतापूर्वक साधना करने के बाद आपकी गति भूख की तरह तेज हो जाएगी और आप दुश्मन की दृष्टि और आत्मा को बाधित करने के लिए परछाई भी बना सकते हैं। मैं पहले आपको आत्मा शक्ति संचारण का मार्ग बताऊंगा। जब आप इसे ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे तो मैं आपके साथ इसका 2 बार अभ्यास करूंगा। बोलते हुए लुओ हाओ ने अपना हाथ शियाओवो की पीठ पर रखा। उसकी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति परिवर्तित होकर धीरे धीरे शियाओवो के शरीर में प्रवाहित होने लगी और नसों के साथ साथ हुएन बिंदु, बाह्वी बिंदु, किहाई बिंदु, मिंगमेन बिंदु आदि तक पहुंची। आंतरिक ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को सर्पिलाकार रूप में शरीर में समाहित कर लिया और फिर उसे उत्सर्जित कर दिया। ठीक है, अभी के लिए तुम यही रहो और श्रेक अकादमी में पढ़ाई करो। याद रखना, अपनी साधना में ढिलाई मत करना। मैं जल्द से जल्द लौट आऊंगा, लेकिन इन 9 परछाइयों या मैंने तुम्हें जो दूसरे हथियार दिए हैं उन्हें आसानी से बाहर मत निकालना। इससे तुम अवांछित ध्यान आकर्षित करने से बच जाओगे। लुओ हाओ ने अपनी बाहों में समाये शियाओवो को बड़ी विनम्रता से समझाया। शियाओवो धीरे धीरे सिसक रही थी, अपना सिर लुओ हाओ की छाती में छिपाए हुए, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी, बस हल्के से सिर हिला रही थी। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि लापरवाही से परेशानी पैदा न करे। कड़ी मेहनत करके साधना करना और अपनी साधना को आध्यात्मिक संत की स्तर तक ले जाना किसी भी अन्य चीज से बेहतर है। शियाओवो को अपनी बाहों में बिना उसकी जानकारी के सोते हुए देखकर लुओ हाओ ने उसे सावधानीपूर्वक बिस्तर पर लिटाया, उसे रजाई से ढक दिया और आगे की अपनी रणनीति की गणना करने लगा। अध्याय 37 बर्फ और अग्नि यान कुआं। क्या ये सनसेट फॉरेस्ट है? आकाश में ऊंचाई पर लुओ हाओ ने अपने पंख फैलाए। सुनहरे पंखों पर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसकी दूसरी आत्मा की अंगूठी पर एक हल्की सी चमक खिल उठी। ये प्रकाश की वह शक्ति थी जो परम प्रकाश के स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिसे अब लुओ हाओ द्वारा सक्रिय किया गया था और उसकी सुरक्षात्मक ऊर्जा में मिला दिया गया था। शियाओवो की सुबह उठने के बाद लुओ हाओ ने जल्दी से उसे और तांगसान को अलविदा कहा और सीधे सनसेट फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। कथानक आगे बढ़ने के साथ साथ किसी भी तरह के बदलाव को रोकने के लिए लुओ हाओ ने सूर्यास्त का कई बार सर्वेक्षण किया था। हालांकि पहले उसकी शक्ति अपर्याप्त थी और उसे साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी, इसलिए लुओ हाओ ने बर्फ और अग्नि यान कुएं के अनुमानित स्थान की केवल अस्थायी रूप से पुष्टि की थी। अब अपनी बढ़ती ताकत के साथ लुओ हाओ को विश्वास था कि अगर उसका सामना पॉइजन डॉलवो से आमने सामने भी हो जाए तो वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता है या सूचना के रिसाव को रोकने के लिए उसे मार भी सकता है। चून की दुगुबो द्वारा बर्फ और अग्नि यान कुएं के बाहर स्थापित विषैली गैस की परत अब उसे खतरा नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन तथाकथित अमर जड़ी बूटियों का सेवन करने लगा। आधे दिन तक ऊंचे आकाश में मंडराने के बाद लुओ हाओ ने आखिरकार उस जगह को ढूंढ लिया जो संभवतः बर्फ और अग्नि यान कुआं थी। घने हरे भरे जंगल से एक ऊंचा पर्वत उभरा। पर्वत के साथ भारी मात्रा में सफेद भाप भी थी, जिसने पर्वत की ढलान को बादलों और धुंध की तरह ढक लिया था, जिससे दृश्य में एक लौकिक अमर आभा का स्पर्श जुड़ गया था। लुओ हाओ ने चारों ओर चक्कर लगाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से जुटा लिया। परम प्रकाश और नौयान दिव्य कला आपस में मिलकर एक अदृश्य कवच में तब्दील हो गई, जिसने उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे नीचे की ओर गोता लगाया। भ्रामक सफेद धुएं की परतों से गुजरने के बाद विशाल पर्वत गायब हो गया और लुओ हाओ की आंखों के सामने एक सपाट ज्वालामुखी गड्ढा दिखाई दिया। तेज गंध लिए हुए गर्म हवा का एक बड़ा झोंका ऊपर उठा। लुओ हाओ उत्साह से ज्वालामुखी के गड्ढे में उतरा और नीचे देखा। खड़ी चट्टानों ने अधिकांश खोजकर्ताओं का रास्ता रोक रखा था और घने कोहरे में जहां उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी, शेष बचे कुछ लोगों में से 99% को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने वर्षों में केवल दुगुबो को ही यह स्थान मिला था। लुओ हाओ की तीव्र इंद्रियां नीचे से आ रही बर्फ और अग्नि ऊर्जा के संघर्ष को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। एक साधारण आत्मा स्वामी निश्चित रूप से यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकता था। अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाते हुए लुओ हाओ जानता था कि यह वह जगह है जहां दुगुबो अक्सर आता जाता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी सतर्कता कम नहीं की। इलाके का सावधानीपूर्वक जायजा लेने के बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे की ओर उड़ गया। घाटी में एक छोटा सा तालाब था। वह छोटा तालाब स्पष्ट रूप से 2 भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ का पानी सिंदूरी था और दूसरी तरफ का दूधिया सफेद। सिंदूरी पानी के ऊपर अत्यधिक गर्मी थी, जबकि दूधिया सफेद पानी के ऊपर आश्चर्यजनक ठंड थी। हालांकि ये 2 झरने पूरी तरह से विपरीत गुणों वाले थे, फिर भी वे अलग अलग रहे, एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालते थे और इस एक ही तालाब के भीतर एक निश्चित नाजुक संतुलन बनाए रखते थे। यही है बर्फ और अग्नि का ये यान कुआं जो तैजी जैसा दिखता है। बर्फ और अग्नि का मंदारिन बत्तख का बर्तन। लुओ हाओ जमीन पर उतरा और उस केंद्र में पहुंचा जहां तालाब का पानी मिलता था। फिर उसने अपने लक्ष्य की तलाश में ठंडे तालाब और गर्म तालाब की ओर देखा। शायद इसलिए कि जिन वस्तुओं की वह तलाश कर रहा था वे विशेष थी, लुओ हाओ को उनके निशान खोजने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठंडे पानी की कुंड के पास जमीन के उस टुकड़े के ठीक बीच में एक सफेद जड़ी बूटी खड़ी थी और उसके आसपास एक भी खरपतवार नहीं उग रही थी। उस सफेद जड़ी बूटी के ऊपर एक बड़ा सफेद फूल था जिसमें 8 पंखुड़ियां थीं और पुनकेसर के केंद्र में क्रिस्टल जैसी चमक बिखरी हुई थी।
अष्टकोणीय रहस्यमयी बर्फीली घास मिल जाने के बाद स्वाभाविक रूप से उग्र गुणों वाले खुबानी के स्थान का अनुमान लगाना आसान हो गया। दरअसल लुओ हाओ को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। झुलसा देने वाले गर्म पानी के झरने वाले इलाके के बीचों बीच उसे एक आग जैसे लाल रंग की जड़ी बूटी मिली जो देखने में गोभी जैसी लग रही थी। यह अमर जड़ी बूटी थी, अग्निमय गुणों वाली खुबानी। अपने लक्ष्य की पुष्टि करने के बाद लुओ हाओ ने अपने हाथ फैलाए और उसकी उंगलियों से 5 लंबी पतली गहरे सुनहरे रंग की तलवारें निकली। एक कोमल झटके के साथ अष्टकोणीय रहस्यमयी बर्फीली घास और अग्नि सद्गुण की खुबानी की जड़ों पर 2 पतली गहरे सुनहरे रंग की रेखाएं प्रकट हुई और उन्हें आसानी से काट डाला। फिर लुओ हाओ ने अपने हाथ पलटे और 2 अमर जड़ी बूटियां उसकी हथेलियों में प्रकट हो गईं। एक से आश्चर्यजनक ठंडक निकल रही थी और उसमें भयानक शीतविष था, जबकि दूसरी उबलते हुए लावा की तरह थी। ये केवल लुओ हाओ के लिए ही संभव था। मूल कृति में यहाँ तक कि तानसान, जिसने रहस्य में जैद हाथ का इस्तेमाल किया था, उसके हाथ भी पहले संपर्क में आते ही झुलस गए थे और उन पर गहरे घाव हो गए थे। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, अमर जड़ी बूटियां, जो मूल रूप से पूरी तरह विपरीत आभाएं उत्सर्जित कर रही थी, पल भर में एक दूसरे से मेल खाने लगी। दोनों प्रतिकर्षित करने वाली आभाएं आपस में मिल गईं और क्षण भर में बेअसर हो गईं। ये देखकर लुओ हाओ ने बिना झिझक के दोनों अमर जड़ी बूटियों को अपने मुंह में ठूस लिया। मूल रूप से अत्यधिक विषैली ये दोनों अमर जड़ी बूटियां अब साधारण पौधों जैसी लग रही थी, जिनमें पहले जैसी प्रबल शक्ति नहीं बची थी। बिना चबाही वे तरल की 2 धाराओं में बदल गए और लुओ हाओ के मुंह में समा गए। पल भर में लुओ हाओ के मुंह में लार भर आए और एक ताज़ा सुगंध उसके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही पलों में लुओ हाओ का रूप नीले और लाल रंग के मिश्रण से बना। बर्फ और आग की 2 चरम शक्तियां उसके शरीर में आपस में टकरा रही थी। हालांकि लुओ हाओ का शरीर बलवान था और उसकी कुनपेंग मार्शल सोल की यिन यान शक्ति का भी कुछ हद तक प्रभाव था, फिर भी वे अमर जड़ी बूटियां थी जो जल और अग्नि ड्रैगन राजा के सार से पोषित थी। लुओ हाओ ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फ और आग की शक्तियां उसके शरीर में लगातार टकराती रहीं। लुओ हाओ ने झटपट अपने कपड़े उतारकर अपने पैरों के पास फेंक दिए और फिर बर्फ और अग्नि के यिन यान कुएं में कूद गया। अत्यंत ठंडे यिन झरने और झुलसा देने वाले गर्म यान झरने के संगम पर पहुंचकर लुओ हाओ पानी में भीग गया और उसे अपने पूरे शरीर में तीव्र दर्द का झटका लगा। सौभाग्य से 2 सेकंड के बाद दर्द गायब हो गया और केवल सुन्नपन रह गया। अपनी शेष चेतना से वह अपने शरीर के भीतर बर्फ और अग्नि शक्तियों को उग्र रूप से हलचल मचाते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। धीरे धीरे जैसे जैसे 2 अमर जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति अवशोषित होती गई, काले और सुनहरे रंग की यिन यान शक्ति प्रकट हुई, जिसने लुओ हाओ को घेरकर एक गोलाकार ताइजी आकृति का निर्माण किया। धधकती आग जैसी लाल और बर्फीली नीली सफेद रंग 2 अलग अलग रंगों में बदल गए, जिससे ताइजी आरेख के भीतर 2 अलग अलग रेखाएं बन गईं। सुनहरे रोक और काले कुन मच्छी के प्रेत प्रकट हुए, जो इतने सजीव लग रहे थे मानो वे सजीव हों। प्रचंड लाल ज्वाला और बर्फीली ठंड की शक्ति ने पंखों और शिल्कों के चारों ओर एक बंधन बनाकर आकृतियां रच दी। दिन बीतते गए और बर्फ और अग्नि यिन यान कुएं के नीचे एक काला और सुनहरा कोकून सांस लेते हुए थोड़ा थोड़ा फैलता और सिकुड़ता रहा, मानो अभी अभी जागा हो। वह एक बार कांप उठा और फिर सतह पर सुनहरी दरारें खुल गईं। सुनहरे पंखों की एक जोड़ी बाहर निकली और दुनिया के सबसे तेज दिव्य हथियार की तरह उन्होंने आसानी से प्रकाश के कोकून को फाड़ दिया। लुओ हाओ ने अपने पंख फैलाने की पूरी कोशिश की और बर्फ और अग्नि यिन यान कुएं के ऊपर तैरते हुए अपनी उमड़ती शक्ति को नियंत्रित किया। उसके पैरों के नीचे टूटा हुआ प्रकाश का आवरण उसके प्रकट होते ही तुरंत चकनाचूर हो गया और प्रकाश के कणों में बदल गया, जो उसके शरीर में समाहित हो गए। आकाश को ढकने वाले पंख सूर्य के समान पिघले हुए सोने की चमक से जगमगा रहे थे। प्रत्येक पंख कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। पंखों की परतें फड़फड़ाते ही राजसी शक्ति का संचार करती थी, जिससे इतना उच्च तापमान उत्पन्न होता था कि हवा विकृत हो जाती थी। लावा जैसी आकृतियों से सजे पंखों के सिरे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने पीछे ऐसे विकृत निशान छोड़ते हैं जो लंबे समय तक धुंधले नहीं पड़ते। बर्फ और अग्नि यिन यान कुएं के प्रतिबिंब में ये दिव्य प्रकाश के मिलन बिंदु जैसा प्रतीत होता था, जहां पवित्र शक्ति पूर्णतया आपस में गुंथी हुई और सुनहरे पंखों में समाहित थी। लुओ हाओ ने अपने हाथ सीधे फैलाए और हथेलियों पर बल लगाते ही अंतरिक्ष में हल्का सा बदलाव आ गया। सुनहरी लाल लपटें अचानक प्रकट हुई और तेजी से जलने लगी। मुट्ठी कसने मात्र से ही आसपास का तापमान इतना बढ़ गया कि किसी को भी जला सकता था। मात्र एक विचार मात्र से ही उसने परम अग्नि की स्तर की लपटें उत्पन्न कर दी। बर्फ और आग से अपने शरीर को परिष्कृत करने के परिणामस्वरूप यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। अध्याय 38 कुनपेंग का सच्चा स्वरूप और दावशास्त्र कड़वा सागर। मूलतः पर्याप्त उत्पत्ति और पतन से ग्रस्त मार्शल आत्मा जागृत होकर पुनर्जीवित हो उठी। हिम और अग्नि यिन यान कुएं को एक विकराल दबाव ने घेर लिया, जिससे बाहरी दुनिया में दुर्लभ अमर जड़ी बूटियां लगातार कांपने लगी। किसी प्राचीन राक्षसी पक्षी की तरह उग्रता से भरी वह चीज सीधे तालाब के पानी में कूद पड़ी और बर्फ और अग्नि यिन यान कुएं के भीतर बची हुई अजगर की शक्ति से उलझ गई, मानो उसे कोई महान टॉनिक मिल गया हो और वह उन्मत्त रूप से मथने लगी। लुओ हाओ ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, अपनी मार्शल सोल को वापस खींची और नीचे आपस में गुंथी हुई ऊर्जा धाराओं में उतर गया। पहले जो 2 पक्ष आपस में संघर्ष कर रहे थे, वे तुरंत हवा की 3 धाराओं में बदल गए और लुओ हाओ के शरीर में ऐसे समा गए जैसे नन्हे बाबिल अपने घोंसले में लौट रहे हों। 2 मार्शल सोल, जो मूल रूप से एक पतली शाखा पर उगने वाले 2 फलों के समान थे, जो किसी बाधा से जुड़े हुए लेकिन अलग थे, उनकी गति में अचानक जबरदस्त उछाल आया। लुओ हाओ को ऐसा लगा मानो दोनों मार्शल सोल, जो पहले सुस्त और निष्क्रिय थे, ने कोई शक्तिशाली औषधि ग्रहण कर ली हो। न केवल उनकी मूल शक्ति तुरंत पुनः प्राप्त हो गई, बल्कि एक साथ दबने से उनका आकार भी तेजी से बढ़ गया। शुरू में अस्पष्ट सा दिखने वाला यह संबंध तुरंत दूध और पानी के मिश्रण की तरह स्पष्ट हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे को समाहित कर रहे थे। बिना सीखे ही लुओ हाओ ने सहज रूप से अपनी मार्शल आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को उजागर कर दिया। आत्मा का वास्तविक रूप, कुनपेंग का वास्तविक रूप।
विश्व की मौलिक ऊर्जा के क्षणिक अभिसरण के बाद उसका पूरा शरीर चिलचिलाते सूरज की तरह सुनहरा हो गया और उसके पंखों पर रात के प्रतीकों जैसी काली धारियां बन गईं। जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी ढक लिया और वह आकाशगंगाओं तक फैलने में सक्षम था। अपने पंखों को फड़फड़ाने से इसने आंधी जैसी तेज हवाएं चलाईं जो पहाड़ों और नदियों को हिला देने में सक्षम थी। जब पंखों को धनुष की तरह पीछे खींचा गया तो उनके विस्तार से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। वहां एक विशालकाय कुनपेन प्रकट हुआ। पलक झपकते ही दुनिया की सुस्त मौलिक ऊर्जा एक बार फिर लुओ हाओ की ओर दोगुनी से भी अधिक गति से उमड़ पड़ी, मानो कोई अजगर पानी खींच रहा हो। लुओ हाओ के हृदय में अपार संतोष की अनुभूति हुई। उसकी दृष्टि तंतुओं की तरह अनंत रूप से बाहरी दुनिया की ओर फैल गई। बर्फ और अग्नि यान कुएं की गहराई, स्वर्ग डो शहर, 7 रत्न चमकदार टाइल स्कूल, तारा लुओ साम्राज्य, आत्माहोल, तारा डो महान वन, सब कुछ हथेली की रेखाओं को देखने जितना स्पष्ट था। बर्फ और अग्निहीन यान कुएं के नीचे हजारों वर्षों से बिना सड़े हुए अजगर का शव, सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में बीबी डोंग का सुंदर चेहरा जो भय के कारण कुछ विकृत हो गया था, ज्ञानदावलियों की आमतौर पर भावहीन, स्थिर और शांत आंखें आश्चर्य प्रकट कर रही थी, तारा डो महान वन की गहराई में जीवन की झील के नीचे कांपते हुए भयंकर जानवर और जागृत रजत ड्रैगन राजा। सब कुछ एक बुलबुले की तरह नाजुक लग रहा था। लुओ हाओ को महसूस हो रहा था कि वह आसानी से सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसका दृष्टिकोण लगातार विस्तृत होता जा रहा था। लुओ हाओ ने अपनी दृष्टि को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया और उसे देवलोक और सागर देवद्वीप की ओर विस्तारित किया। लुओ हाओ के वर्तमान दृष्टिकोण में संसार की परिधि एक विशाल कांच के गुंबद से ढकी हुई प्रतीत हो रही थी। देवलोक सूर्य के समान चमकीला था, मानो वेल की तरह डोलवो महाद्वीप से आस्था को निगल रहा हो और प्रचुर अमर आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा हो। जैसे ही लुओ हाओ की मानसिक शक्ति बाधाओं की परतों को भेद कर देवलोक तक पहुंची, जिस स्थान पर प्रचुर अमर आध्यात्मिक ऊर्जा ने लुओ हाओ की मानसिक शक्ति से संपर्क किया, वह पल भर में पूरी तरह से समाहित हो गया। लुओ हाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे ऐसा लगा मानो उसकी सर्वशक्तिमत्ता पल भर में ज्वार की तरह क्षीण हो गई हो और केवल सूखा किनारा ही रह गया हो। उसके शरीर में जागृत हुई कुनपेंग मार्शल सोल किसी अज्ञात क्षण में अलग हो गई, कुन और पेंग में परिवर्तित हो गई और एक बार फिर सुप्तावस्था में चली गई। लुओ हाओ की मानसिक शक्ति एकदम से नीचे गिर गई। उसके साथ बहकर आए अमर आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी मानसिक शक्ति के साथ तेजी से लुओ हाओ के शरीर में प्रवाहित होने लगी। ये देखकर लुओ हाओ की आंखों में चमक आ गई। जो विचार अब तक दमित थे वे तुरंत फिर से उभर आए। कुछ क्षण विचार करने के बाद वह बर्फ और अग्निहीन यान कुएं में लौट आया और पलथी मारकर बैठ गया। उसने घने प्राचीन अक्षरों से खुदे हुए चमकदार अमर सोने का एक पत्ता निकाला। यह ज़ेतियान जगत का सर्वोच्च सम्राट धर्मग्रंथ था, दाओ धर्मग्रंथ चक्रसागर खंड। लुओ हाओ ने इसे प्राप्त करने के बाद इसका अभ्यास करना चाहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया की मौलिक ऊर्जा की कमी के कारण वह कड़वे सागर को खोलने में असफल रहा। हालांकि इस मार्शल सोल सम्मेलन के बाद उत्पन्न हुए बड़े हुए आत्मविश्वास के कारण वह अनजाने में देवलोक से बड़ी मात्रा में अमर आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले आया था। अब बर्फ और अग्निहीन यान कुएं में मौजूद बड़ी संख्या में अमर जड़ी बूटियों के साथ मिलकर कड़वे सागर को खोलना अब असंभव नहीं रहा। अपने विचारों पर अमल करते हुए लुओ हाओ ने दाव शास्त्र उठाया और उसका पुनः अध्ययन करना शुरू कर दिया। दाव शास्त्र पर पहले से दबी हुई दाव कविताएं धीरे धीरे सक्रिय हो गईं और लुओ हाओ धीरे धीरे आत्मविस्मृति की अवस्था में प्रवेश कर गया। अपने हाथ के इशारे से बर्फ और अग्निहीन यान कुएं में उगने वाली अमर जड़ी बूटियां तुरंत तोड़ ली गईं। लुओ हाओ ने उनकी औषधीय शक्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए उसे सील कर दिया और फिर वे जड़ी बूटियां उसके चेहरे के सामने तैरने लगी। धीरे धीरे लुओ हाओ के हृदय में एक गहन और रहस्यमय अनुभूति उत्पन्न हुई। लुओ हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हुए कड़वे सागर पर प्रभाव डाला। यिन और यान की शक्तियां आपस में जुड़ गईं और उनके शरीर में समाहित सभी औषधीय शक्ति और अमर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तेजित होकर उनकी नसों के माध्यम से कड़वे सागर में इस प्रकार प्रवाहित होने लगी जैसे 100 नदियां समुद्र में लौट रही हों। ऐसा लगा मानो उसके शरीर के भीतर से एक जोरदार धमाका हुआ हो, कड़वा सागर पल भर में खुल गया। तिल के दाने के आकार का वो कड़वे सागर लुओ हाओ के शरीर में समाहित आध्यात्मिक शक्ति को एक ब्लैक होल की तरह निगल गया और तेजी से फैलने लगा। धीरे धीरे कड़वे सागर द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने की गति लुओ हाओ द्वारा आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने की गति के बराबर हो गई। तिल के दाने के आकार से शुरू होकर चावल के दाने के आकार तक, फिर मूंगफली के आकार तक उसका आकार धीरे धीरे कम होता गया। कड़वे सागर के भीतर सूर्य की सुनहरी शक्ति और चंद्रमा की घोर काली शक्ति आपस में मिलकर एक यान ताइजी कड़वे सागर का निर्माण कर रही थी। जैसे ही कड़वे सागर का द्वार खुला, लुओ हाओ की कड़वे सागर से 10,000 दिव्य प्रकाश फूट पड़े जो इंद्रधनुष के समान चमक रहे थे। सुनहरी बिजली और ज्वालाएं आपस में गूंथ गईं, घोर काली लहरें उमड़ पड़ी, गरज और बिजली चमक उठी और लहरें आकाश में उड़ गईं, जिससे लुओ हाओ अत्यंत प्रभावशाली और राजसी दिखाई देने लगे। कुछ घंटों के बाद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया और लहरों और गरज की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गईं। लुओ हाओ का कड़वा सागर शांत हो गया, उसकी चमक मन पड़ गई और उसकी दिव्य शक्ति छिप गई। लुओ हाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहले जिस ज्ञानोदय की अवस्था में थे उससे बाहर आ गए। उनकी आंखें आध्यात्मिक ऊर्जा से जगमगा रही थी और उनका पूरा शरीर जीवंत अमर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। स्पष्टतः उन्होंने काफी लाभ प्राप्त किए थे। ये सचमुच एक पुनर्जन्म है। अपने भीतर व्याप्त दिव्य शक्ति के उबलते स्रोत को महसूस करते हुए लुओ हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। यद्यपि वह जानता था कि ज़ेतियान साधना विधि का खुलना कुनपेंग बहुमूल्य तकनीक से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और कड़वे सागर को खोलने के बाद उसे कुछ लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, फिर भी इस क्षण वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि लुओ हाओ की कुनपेंग मार्शल सोल डोलवो महाद्वीप के उन मार्शल सोल्स के मानकों से कहीं ऊपर प्रतीत होती थी, फिर भी यह कुनपेंग के चरमकाल से बहुत दूर थी। और कुनपेंग मूल की वह थोड़ी सी शक्ति भी बहुत कम थी। मार्शल सोल में रूपांतरित होने के बाद प्राप्त होने वाली सहज आध्यात्मिक शक्ति 20वें स्तर की भी नहीं थी, यहाँ तक कि ईश्वर प्रदत्त मार्शल सोल के स्तर की भी नहीं।
हालांकि तीव्रता के मामले में यह ईश्वर प्रदत्त मार्शल सोल से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसकी भविष्य की क्षमता सीमित थी। डोलू महाद्वीप में कुनपेंग वंश के कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं थे, और यदि होते भी तो यह अज्ञात था कि क्या वे कुनपेंग मार्शल सोल को मजबूत करने में कोई भूमिका निभा सकते थे। लेकिन ये न्यान करवे सागर के खुलने से सारी समस्या हल हो गई। चक्र सागर क्षेत्र को मूल रूप से हुआंग स्वर्ग सम्राट ने कुनपेंग तकनीक और विलो देवता तकनीक का उपयोग करके खोला था। अब कड़वे सागर के खुलने के बाद इसने अप्रत्याशित रूप से कुनपेंग मूल युक्त की न्यान कड़वे सागर को जन्म दिया। नियमित साधना से वीसी की शक्ति सहज रूप से कुनपेंग मार्शल सोल में परिलक्षित होगी। वीसी के पोषण के माध्यम से भविष्य में इसका पूर्ण कुनपेंग से भी आगे निकल जाना असंभव नहीं है। और दाओ स्क्रिप्चर वीसी वॉल्यूम ज़ेतियान दुनिया में मौजूद वह सम्राट स्क्रिप्चर था जो सबसे शक्तिशाली वीसी की खेती कर सकता था। लुओ हाओ ने एक पल के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, सावधानीपूर्वक बिटसी को पॉलिश किया और दिव्य शक्ति के झरने तक नीचे की ओर खुदाई करने का प्रयास किया, ताकि जीवन के झरने तक आगे बढ़ने में आने वाली बाधाओं को समय से पहले दूर किया जा सके। अध्याय 39 ब्लू टायरेंट अकादमी। लुओ हाओ उस तरीके को नहीं भूला था जिसे उसने कुनपेंग के वास्तविक रूप में विलीन होने के बाद सब कुछ व्यक्त किया था, नहीं उस बड़े हुए अहंकार को जो उससे उत्पन्न हुआ था। हालांकि हेवनडो सिटी में दुगुबो और कियान रेनिक्स्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन स्पिरिट हॉल में दूर स्थित बेबीडोंग और कियान दाओयू दोनों ने उसकी जासूसी को भांप लिया था। उस मानसिक शक्ति ने, जो एक उपाधि प्राप्त डोलुओं से कहीं अधिक थी और दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी, उन्हें काफी चौंका दिया था। हालांकि यह घटना ज्वार की तरह अचानक गायब होने से पहले बहुत थोड़े समय तक ही टिकी रही, फिर भी वे जांच करने के लिए लोगों को भेजेंगे या खुद भी आएंगे। अन्यथा महाद्वीप पर अचानक एक शक्तिशाली शक्ति के प्रकट होने से, जिसे देवता माना जा रहा था, कुछ लोगों को शायद नींद नहीं आएगी। देवलोक की बात करें तो कुछ कहना मुश्किल था। लुओ हाओ ने अभी अपनी मानसिक शक्ति का परीक्षण देवलोक की सीमा तक ही किया था और उसे नहीं पता था कि देवलोक के देवताओं ने उसे खोज लिया है या नहीं, लेकिन स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में जीवन झील के नीचे स्थित सिल्वर ड्रैगन किंग उससे डरकर जाग गया होगा। हालांकि वह इस समय गंभीर और असाध्य घावों से पीड़ित थी, फिर भी वह ड्रैगन देवता का आधा हिस्सा थी। यदि वह सचमुच मृत्यु तक लड़ती तो एक देव राजा को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती, या शायद वह स्वयं अपने दिव्यसार को विस्फोटित करके स्वयं को ही नष्ट कर लेती। लुओ हाओ ने अभी लुन्हाई क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। वह अत्यधिक तनावग्रस्त हागिना के हाथों मारे जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। बर्फ और अग्निहीन यान कुएं को देखते हुए, जो मानो बवंडर की चपेट में आ गया हो, पूरी तरह से बदल गया था। लुओ हाओ ने अपने द्वारा उखड़ी गई अमर जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने कड़वे सागर में समाहित कर दिया, फिर अपनी शेषाभा के सभी निशानों को मिटा दिया। ये देखकर कि कुछ भी पीछे नहीं छूटा है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चला गया। अब स्वर्गडोऊ शहर जाने का समय था। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि जब दुगुबो यहाँ अपनी विषकलाओं का अभ्यास और दमन करने आए, तो वह बेबीडोंग या कियान दाओयू के हाथों न पकड़ा जाए, जो जांच करने आ सकते थे। अन्यथा एक उपाधिधारी डोलुओ, जिसमें प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, जिसका स्पिरिट हॉल के साथ कुछ विवाद भी था और जो उनसे जुड़ने को तैयार नहीं था, को वे दोनों आसानी से मार सकते हैं। अपने पंखों की फड़फड़ाहट से आकाश को चीरते हुए लुओ हाओ ने सचमुच महसूस किया कि उसकी आत्मा पहले की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली हो गई है। यदि पहले ये केवल एक साधारण दिव्य स्तर की आत्मा थी, तो वर्तमान एजोर स्काई रॉक स्पिरिट कम से कम ईश्वर राजा के स्तर पर था। हालांकि उसने जो अधिकांश अमर जड़ी बूटियां और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की थी, उसका उपयोग उसकी आत्मा को मजबूत करने और उसके कड़वे सागर को खोलने के लिए किया गया था, फिर भी इसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति आसानी से 50वें स्तर तक पहुंच गई थी। अब एक बार फिर आत्मा की अंगूठी को आत्मसात करने का समय आ गया था। हालांकि स्पिरिट रिंग से मिलने वाली शक्ति उतनी जबरदस्त नहीं थी जितनी लुओ हाओ ने कल्पना की थी, फिर भी थोड़ी थोड़ी शक्ति भी काम आती थी। 100वें स्तर पर पहुंचकर देवता बनने के बाद भले ही अलग अलग संस्करण भिन्न हो, अनंत जीवन काल वाला संस्करण अभी भी संभव था। भविष्य में यदि स्वर्ग को ढकने वाले लोक में पहुंचने के बाद स्वर्ग की इच्छा से उसे काट भी दिया जाए, तब भी वह डोलुओ महाद्वीप की देवत्व प्रणाली पर भरोसा करके हमेशा जीवित रह सकता था। ये सोचते हुए लुओ हाओ ने अपने पंख फड़फड़ाए, सुनहरे सिरे आकाश को चीरते हुए एक पतली सुनहरी रेखा छोड़ गए। किसी अज्ञात समय पर 10,000 वर्ष पुराना आत्मा वलय गिद्ध, जो लुओ हाओ को अपना शिकार समझकर पास आया था, पल भर में 2 टुकड़ों में कट गया। काले आत्मा वलय और शव के भीतर व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति की चमक भी उसकी आंखों में व्याप्त आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। अरे, इसने सच में स्पिरिट बोन गिरा दी। लुओ हाओ ने हाथ बढ़ाकर गिरी हुई आत्मा की हड्डी को उठा लिया। काली अधूरी भुजा की हड्डी से कुछ ठंडी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हो रहा था और वह लगभग 20,000 वर्ष पुरानी प्रतीत हो रही थी। लुओ हाओ ने उसे एक नजर देखा और तुरंत अपने भंडारगृह में रख दिया। 20,000 साल पुरानी इस तरह की आत्मा की हड्डी उसके लिए दूसरी नजर डालने लायक भी नहीं थी। इस छोटे से अंतराल के बाद लुओ हाओ जल्दी ही हेवनडोऊ शहर पहुंच गया। हालांकि पैदल यात्रियों की संख्या उसके पिछले जीवन की तुलना में कम थी, लेकिन लोगों की संख्या नोर्डिंग शहर और सुतोर शहर की तुलना में कई गुना अधिक थी। अपनी पीठ पर लगे असाधारण रूप से भव्य सुनहरे पंखों को समेटते हुए लुओ हाओ शहर के द्वार की ओर बढ़ा। कुछ क्षण पहले ही आकाश से उसके उतरने को देख चुके द्वारपालों ने स्वाभाविक रूप से लुओ हाओ से प्रवेश शुल्क मांगने की हिम्मत नहीं की। शहर में तेजी से चलने के बाद लुओ हाओ को अचानक याद आया कि हेवनडो रॉयल अकादमी शहर में नहीं, बल्कि हेवनडो शहर से 20 दूर उपनगरों में स्थित थी। ये सोचते हुए लुओ हाओ एक पल के लिए रुका, फिर आगे बढ़ने लगा। चूंकि ऐसा था, इसलिए वह पहले ब्लू टायरेंट अकादमी का जायजा लेने जाएगा। कहानी के इस मोड़ तक पहुंचने के साथ तानसान और शियाओवू के दिलों में यू शियाओगा का प्रभाव काफी कम हो गया था और तो और श्रेय के अन्य छात्रों से बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अगर लुओ हाओ लौटने के बाद शियाओवू, निंग रोनरांग और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाता है, तो श्रेय अकादमी में 7 लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे।
अगर वे 7 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो वे खेल शुरू नहीं कर सकते, आप जानते हैं ना। इसी वजह से यह अनिश्चित था कि फ्लैंडर, टैंगसान और अन्य लोगों को ब्लू टायरेंट अकादमी में लाएगा या नहीं। इसके अलावा श्री की टैंगसान और अन्य सदस्यों द्वारा अमर जड़ी बूटी खो देने के बाद उनकी शक्ति केवल एक स्पिरिट के स्तर की रह गई थी। वे सोल मास्टर टूर्नामेंट में बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण ये स्पष्ट नहीं था कि यू शियाओबांग टैंगसान को टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति भी देगा या नहीं। वह चाहता था कि टैंगसान अच्छे परिणाम हासिल करके खुद को साबित करे, लेकिन प्रतियोगिताओं में उपविजेता का नाम कभी याद नहीं रखा जाता। टैंगसान जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जो फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। इस स्थिति में इस बात की प्रबल संभावना थी कि यू शियाओगांग टैंगसान को अगले 5 वर्षों तक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। 5 वर्ष बाद टैंगसान की आयु केवल 17 वर्ष होगी। इस गणना के अनुसार 5 वर्ष तो दूर की बात है, 10 वर्ष बाद भी उसकी आयु केवल 22 वर्ष होगी, जो कि एलिट सोल मास्टर अकादमी टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण आयु सीमा के भीतर है। उस स्थिति में 10 वर्षों की साधना के बाद अपने पदार्पण पर वह संभवतः 6 वलय वाला आत्मा सम्राट बन सकता है, और वह भी सभी 10,000 वर्ष के आत्मा वलयों से युक्त क्लियर स्काई हैमर 6 वलय वाला आत्मा सम्राट। केवल आत्मा स्वामी टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीतकर ही वह बेबी डोंग और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन संप्रदाय के समक्ष स्वयं को सिद्ध कर सकता है। हालांकि लुओ हाओ को क्लियर स्काई हैमर के बारे में पता नहीं था। जुड़वा आत्मा और सहजपूर्ण आत्मा शक्ति वाले स्पिरिट मास्टर द्वारा सोल मास्टर टूर्नामेंट जीतने का संबंध यू शियाओगांग से था, या वह दूसरों को क्या साबित करना चाहता था। लुओ हाओ को यकीन था कि यू शियाओगांग अपने दिल में यही सोच रहा था। भीड़ उसके पास से गुजरती गई और जैसे ही वह शहर में दाखिल हुआ, सड़कों से आने वाली फेरी वालों की आवाजें धीमी होती गई। कई बार पूछने के बाद लुओ हाओ को आखिरकार ब्लू टायरेंट अकेडमी का गेट मिल गया। सफेद संगमरमर से तराशा गया प्रवेश द्वार का टावा भव्य था और द्वार पर लटके हुए सोने की मुहर से अंकित 8 अक्षर ब्लू टायरेंट एडवांस सोल मास्टर अकेडमी भी उतने ही प्रभावशाली थे। चूंकि अभी भी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए अकादमी के प्रवेश द्वार पर ज्यादा लोग नहीं थे। केवल एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था नए छात्र का पंजीकरण। लुओ हाओ पास गया और उसने देखा कि एक शिक्षक मेज पर सो रहा है। मेज पर दस्तक देने पर शिक्षक जाग उठा। ये देखकर लुओ हाओ के माथे पर शिकन आ गई। नमस्कार शिक्षक, मैं एक स्पिरिट मास्टर हूँ और ब्लू टायरेंट अकादमी में दाखिला लेने की योजना बना रहा हूँ। क्या मैं पहले स्कूल का दौरा कर सकता हूँ? हमारी ब्लू टायरेंट अकादमी एक उन्नत सोल मास्टर अकादमी है। हम आमतौर पर कम से कम 18 वर्ष की आयु के स्पिरिट मास्टर्स को भर्ती करते हैं। आप देखने में ज्यादा से ज्यादा 15 वर्ष के लगते हैं, है ना? प्रवेश शिक्षक तुरंत जाग गए। लुओ हाओ को देखा और कुछ उलझन के साथ पूछा। लुओ हाओ, 40वें स्तर का अर्थ आध्यात्मिक पूर्वज। इंटरमीडिएट सोल मास्टर अकादमी आप मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकती। लुओ हाओ के चेहरे पर कुछ हद तक बेबसी का भाव देखकर प्रवेश शिक्षक तुरंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक साधारण से भर्ती सत्र के दौरान किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसे अपने पास रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमारी अकादमी का विस्तृत परिचय दूंगा। हमारी अकादमी के पास हेवन डो सिटी का सबसे बड़ा जंगल है और पूरा जंगल हमारी अकादमी के लिए एक संसाधन है। ये छात्रावास भवन है। हमारी अकादमी केवल आम छात्रों को ही शिक्षा प्रदान करती है, इसलिए कई छात्र अन्य स्थानों से आते हैं और हेवन डो सिटी में उनके पास रहने की जगह नहीं होती। हमारी अकादमी उन्हें मुफ्त छात्रावास प्रदान करती है। अध्याय 40 हेवन डो रॉयल अकादमी। पिछले महाद्वीपीय उन्नत आत्मा मास्टर अकादमी के विशिष्ट टूर्नामेंट में हमारी अकादमी के छात्रों ने शीर्ष 8 में पहुंचकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पिछले टूर्नामेंट में हेवन डो अकादमी की दूसरी टीम के छात्रों को हमारी अकादमी ने बाहर कर दिया था। वर्तमान में अकादमी में लगभग 200 छात्र हैं और चूंकि वे सभी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा बहुत कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया है। यह हिस्सा कैफेटेरिया है जो प्रतिदिन मुफ्त भोजन प्रदान करता है। प्रवेश विभाग के शिक्षक ने थोड़े ही समय में उत्साहपूर्वक अकादमी की अधिकांश सुविधाओं का परिचय दिया। आमतौर पर स्कूल का प्रबंधन 3 स्पिरिट किंग स्तर के डीन द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे डीन एक शक्तिशाली स्पिरिट सेंट स्तर के विशेषज्ञ हैं। यदि आप स्पिरिट रिंग की खोज करना चाहते हैं तो डीन निश्चित रूप से स्वयं आपके साथ जाएंगे। ये देखकर कि लुओ हाओ को कोई दिलचस्पी नहीं थी, प्रवेश शिक्षक ने उसे लुभाने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस दुनिया में हुआन डो अकादमी और पंचतत्व अकादमियों के डीन के अलावा जो स्पिरिट डोलू है, स्पिरिट सेंट स्तर के अकादमी डीन पहले से ही शीर्ष श्रेणी में है। इतना ही नहीं, उनकी डीन एक लेवल 78 फायर ड्रैगन स्पिरिट सेंट है। यहाँ तक कि साधारण स्पिरिट डोलू भी शायद उनका मुकाबला न कर पाए। माफ कीजिए शिक्षक, मैं निर्णय लेने से पहले वापस जाकर अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। लुओ हाओ ने उत्साही प्रवेश शिक्षक की ओर देखा और क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। क्या आपके कुछ दोस्त भी साथ आना चाहते हैं? प्रवेश शिक्षक कुछ आश्चर्यचकित थे। लुओ हाओ की उम्र के स्पिरिट एंसेस्टर आम नहीं होते, और अगर उनके दोस्त भी उच्च स्तरीय स्पिरिट मास्टर अकादमी में आवेदन कर रहे हैं तो वे भी जरूर प्रतिभाशाली होंगे, है ना? तो फिर आपको अपने दोस्तों को हमारी ब्लू टायरेंट अकेडमी से ठीक से परिचित कराना होगा। ब्लू टायरेंट अकादमी छोड़ने के बाद लुओ हाओ ने ब्लेजिंग अकादमी और डिवाइन विंड अकादमी का जायजा लिया। वह केवल इतना ही कह सका कि अग्नि और वायु गुणित आत्मा अनुकरण प्रशिक्षण केंद्रों के मामले में वे हेवन डो सिटी में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अन्य पहलुओं में वे ब्लू टायरेंट अकादमी से कहीं भी तुलना नहीं कर सकते थे। ब्लू टायरेंट अकादमी के अंतिम श्रेष्ठ विकल्प हेवन डो रॉयल अकादमी के बारे में सोचते हुए लुओ हाओ ने अपने सामने के भव्य द्वार को देखा। द्वार के पीछे 1000 मीटर ऊंचा पर्वत था और पर्वत की तलहटी में स्थित झील और जंगल किसी को संसार से दूर स्वर्ग का एहसास कराते थे। वहां का नजारा खूबसूरत था और वह हलचल भरे हेवन डो शहर के करीब था। ये कहा जा सकता है कि इसने लुओ हाओ के दिल को पूरी तरह से छू लिया।
आखिरकार समय बदल गया है। अब लुओ हाओ की शक्ति दुनिया में बेजोड़ है। अकादमी द्वारा दी जाने वाली सहायता पूरी तरह से वैकल्पिक है। ये तो बस लुओ हाओ के जीवन का आनंद लेने के अनुभव का एक हिस्सा है। लुओ हाओ स्वर्गदो शाही अकादमी के द्वार की ओर बढ़ा और अपने सीने से नोर्डिंग नगर के स्वामी और नोर्डिंग अकादमी के डीन द्वारा लिखित सिफारिश पत्र निकाला। नमस्कार, मैं हेवन डो रॉयल अकादमी में दाखिला लेने आया हूँ। यह मेरा अनुशंसा पत्र है। संघर्ष पैदा करने के लिए नियत नायक की विशिष्ट विचित्र शारीरिक बनावट के बिना लुओ हाओ अपने चमकीले, साफ सुथरे कपड़ों और असाधारण स्वभाव के साथ स्वाभाविक रूप से किसी के द्वारा कम आंका जाने का साहस नहीं करता था। आगे बढ़िए, सामने झील के किनारे एक मंडप है और हमारी अकादमी के प्रवेश अधिकारी वहीं पर हैं। गार्ड ने लुओ हाओ के हाथ से पत्र नहीं लिया, नहीं उसे रोकने की हिम्मत की। इसके बजाय उसने द्वार खोला, सम्मानपूर्वक लुओ हाओ का स्वागत किया और फिर मंडप की ओर इशारा किया, जो द्वार से पूरे 2000 मीटर दूर। सामने बने मंडप को देखकर लुओ हाओ को ताजगी और सुकून का एहसास हुआ। हेवन डो रॉयल अकादमी का स्थान अत्यंत असाधारण था। द्वार से प्रवेश करते ही लुओ हाओ को लगा कि यहाँ की दिव्य ऊर्जा बाहर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। यदि इस पर्वतीय वन को स्वर्गदो साम्राज्य द्वारा एक अकादमी के रूप में उपयोग करने के लिए घेरा न गया होता तो यह संभवतः एक काफी शक्तिशाली आत्मा शिकार वन बन गया होता। अकादमी के अंदर लगे फर्श के पत्थर उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर से तराशे गए थे और प्रत्येक फर्श की टाइल पर अलग अलग स्पिरिट बीस्ट के पैटर्न बने हुए थे जो उत्कृष्ट कौशल को दर्शाते थे। अकादमी की समग्र वास्तुकला चमकीले पीले रंग की थी। कोई भी इमारत 5 मीटर से कम ऊंची नहीं थी और प्रत्येक इमारत किले की तरह ठोस सामग्रियों से बनी थी। हालांकि डोलू महाद्वीप के विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ में हेवन द रॉयल अकादमी वास्तव में हेवन द साम्राज्य का एक सैन्य अड्डा था। लुओ हाओ के लिए 2000 मीटर की दूरी बहुत कम थी। हालांकि वह धीरे धीरे चलता था, फिर भी वह बहुत जल्दी पहुंच गया। नमस्कार शिक्षक जी, मैं हेवन डो अकादमी में दाखिला लेने आया छात्र हूँ। साधना पूरी करने के बाद प्रवेश शिक्षक को आंखें खोलते हुए देखकर लुओ हाओ ने अपने हाथ में मौजूद परिचय पत्र उन्हें सौंप दिया। लुओ हाओ से पत्र लेने और उसे संक्षेप में पढ़ने के बाद प्रवेश शिक्षक ने अपने क्रिस्टल लेंस को ऊपर किया और कुछ औपचारिक ढंग से बोलना शुरू किया। लुओ हाओ ने नोर्डिंग सिटी जूनियर स्पिरिट मास्टर अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12 वर्ष की आयु में 39वें स्तर पर नोर्डिंग अकादमी के डीन, नोर्डिंग सिटी लॉर्ड और नोर्डिंग सिटी की स्पिरिट हॉल शाखा के मास्टर द्वारा प्रवेश के लिए अनुशंसित। इस व्यवहार को देखकर, जो किसी अजीब कारण से परिचित सा लग रहा था, लुओ हाओ ने पलटवार करने से खुद को रोक नहीं पाया। तो दुनिया चाहे जैसी भी हो, क्या नेताओं का रवैया हमेशा एक जैसा ही रहता है? आप मुझे शिक्षक सूर्य कह सकते हैं। क्या आप मुझे अपने प्राण प्रकट करने का अवसर दे सकते हैं? शिक्षक सन ने यह बात अपने आध्यात्मिक उपकरणों के भंडार से एक मेज निकालते हुए कही और मेज पर 2 आध्यात्मिक शक्ति के क्रिस्टल बॉल रखे हुए थे। कोई बात नहीं, एजोर स्काई रॉक स्पिरिट बॉडी। सुनहरी रोशनी सूरज की तरह उठी। 2 विशाल सुनहरे पंख सावधानीपूर्वक फैले और लुओ हाओ के पीछे सिमट गए, मानो सुनहरे पंखों से बना कवच बना रहे हों जो सूरज की चमक के साथ बहता हुआ प्रतीत हो रहा था। भव्य और भयंकर पक्षी ने सुनहरे हीरे के आकार की पुतलियों से घूरते हुए तिरस्कार भरी नजरें बिखेरी। उसके चारों ओर पीले, पीले और बैंगनी रंग के 3 आत्मावृत बने हुए थे। शिक्षक सन को लगा कि उनके पैर कमजोर पड़ गए हैं और वे लगभग स्थिर खड़े होने में असमर्थ हो गए। उनका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस पर कोई भारी बोझ हो। ये तो आत्मा का दबाव है। विशालकाय लुओ हाओ को देखकर और अपने शरीर पर पड़ रहे दबाव को महसूस करते हुए शिक्षक सन की आंखें, जो कुछ हद तक चकित थी, तुरंत स्पष्ट हो गईं। अपनी क्षमता को शीघ्र वापस ले लो छात्र लुओ हाओ। अब तुम अपनी आत्मा को एक तरफ रख सकते हो। क्या इसका मतलब है कि मुझे भर्ती कर लिया गया है? लुओ हाओ ने शिक्षक सन की ओर देखा, जिनका रवैया पूरी तरह बदल गया था और उन्हें कुछ हंसी भी आई। वह लगभग कहने ही वाले थे, पहले अहंकारी और बाद में विनम्र। ये सोचना ही हास्यास्पद है। बिल्कुल, आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की ही तो हमारी अकादमी को जरूरत है। यहीं बैठो और हिलना मत। जैसे ही मैं ये फॉर्म भर लूंगा, मैं तुम्हें छात्रावास ले जाऊंगा। शिक्षक सन ने उत्सुकता से एक स्टूल निकाला और लुओ हाओ को बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने एक फॉर्म पर लिखना और चित्र बनाना शुरू किया, लुओ हाओ ने उस पर सरसरी नजर डाली और केवल स्तर 39 स्पिरिटेड और हेवन डो स्तर का छात्र जैसी बातें ही दे। आओ मेरा पीछा करो। ये कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद प्रपत्र को अपने आध्यात्मिक उपकरण भंडार में रख दिया और जल्दी से उठ गया। लुओ हाओ उसके पीछे पीछे पहाड़ की ढलान पर बने एक आंगन की ओर चलने लगा। ये वो छात्रावास है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आंगन में 10 कमरे और एक बड़ा बैठक कक्ष है। भविष्य में जब तुम आत्मा स्वामी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक टीम बनाओगे तो तुम उन्हें अपने साथ रख सकते हो। यहाँ का नजारा सबसे सुंदर है। यहाँ से पहाड़ और पहाड़ की तलहटी में स्थित झील साफ दिखाई देती है। आंगन से निकलकर ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते पर तुम्हें स्वर्गदो अकादमी के कई शीर्ष आत्मा स्वामी अनुकरण प्रशिक्षण केंद्र मिलेंगे और वे कक्षाएं भी वही हैं जहां तुम बाद में पाठ पढ़ोगे। नीचे जाने वाला रास्ता सीधे पहाड़ की तलहटी तक जाता है, जिससे स्वर्गदो शहर आना जाना आसान हो जाता है। आंगन के पास कोई और नहीं रहता, जो साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। बोलते हुए शिक्षक सन ने अपने हाथ में मौजूद चाबियां लुओ हाओ को सौंप दी। इस आंगन की सफाई पिछले हफ्ते ही हो जानी चाहिए थी और अंदर का सारा फर्नीचर एकदम नया है। मैं अभी कुछ देर में बाकी जरूरी सामान भिजवा दूंगा। खाने के लिए आप कैंटीन जा सकते हैं या स्टाफ से मंगवा सकते हैं। यह याओगुआन छात्रावास क्षेत्र है, बस उन्हें बता दीजिए कि खाना याओगुआन छात्रावास क्षेत्र में ही पहुंचा दें। आपके भविष्य के लाभों के बारे में मैं अकादमी की शिक्षा समिति से चर्चा करने के बाद आपको बताऊंगा।